हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास साइंस एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है क्रियोसिटी, उसके चैप्टर नंबर 5 चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल को रीड करेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये समझने जा रहे हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बॉय क्या कह रहा है। आई प्लेस्ड अ क्यूब ऑफ आइस हेयर हाफ एन आवर एगो, यानी कि आधे घंटे पहले मैंने यहाँ पर बर्फ़ का एक टुकड़ा रखा था। इट हैज़ नाउ बिकम वाटर, और अब ये जो बर्फ़ का टुकड़ा है ये वाटर में चेंज हो गया, अब ये वाटर बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये जो आइस क्यूब है ये यहाँ पर मेल्ट हो रही है और पानी बन रहा है। आगे देखते हैं गर्ल क्या कह रही है। अ बर्ड दैट आई सॉ यस्टरडे ऑन दिस रोज़ प्लांट हैज़ बिकम अ फ्लावर टुडे, यानी कल मैंने इस रोज़ प्लांट पर एक बर्ड देखा था, एक कली देखी थी, और आज देखती हूँ तो वो एक फ्लावर में चेंज हो गई है। यानी कल तक तो इस रोज़ प्लांट पर एक कली थी, एक बर्ड थी, लेकिन आज वो एक फ्लावर बन चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द बोटल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज़ नॉट कोल्ड एनी मोर, यानी कि ये जो ठंडे पानी की बोतल थी अब ये ठंडी नहीं रह गई है। जैसे कि आप मान लीजिए एकदम फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल निकालते हैं और उसको बाहर रख देते हैं, और कुछ देर के बाद, आधे एक घंटे या कुछ समय के बाद आप उस बोतल को चेक करते हैं तो अब वो ठंडी नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दिमाग में आ रही हैं इन बच्चों के, ये दिखाया गया है कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके दिमाग में। येस्टरडे आई सॉ सम ब्राउन स्पॉट्स ऑन अ बनाना, यानी कल मैंने बनाना पे कुछ ब्राउन स्पॉट्स देखे थे। यहाँ पर आप बनाना पे देख सकते हैं ना, ब्राउन स्पॉट्स हैं। बट टुडे इट हैज़ मोर ब्राउन स्पॉट्स एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, लेकिन आज जब बनाना को देखता हूँ, उसी बनाना को, तो ब्राउन स्पॉट्स और ज़्यादा हो गए हैं और अब उस बनाना में से स्मेल भी आ रही है। तो ये किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर जो भी चेंजेस आप देखें कि आइस मेल्ट हो रही है, पानी बन रहा है, जो बर्ड था वो फ्लावर में चेंज हो गया, जो ठंडे पानी की बोतल थी वो उतना ठंडे नहीं रह गई है, और जो बनाना था उस पर ब्राउन स्पॉट्स बढ़ते जा रहे हैं और स्मेल भी आ रही है। ये किस तरीके के चेंजेस है, ये सारी चीज़ें जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद देखिए यहाँ क्या कहा गया है। दीज स्टूडेंट्स आर डिस्क्राइबिंग सम चेंजेस, ये स्टूडेंट्स कुछ चेंजेस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। वट काइंड ऑफ चेंजेस आर दे टॉकिंग अबाउट, ये किस तरह के चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में आगे समझने जा रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम इन चेंजेस को थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके के चेंजेस थे। ये जो आइस मेल्ट हुई है और पानी में कन्वर्ट हो रही है, ये कैसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज। और जब एक बर्ड फ्लावर में चेंज हो जाता है, कली फ्लावर में चेंज हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। इसके अलावा जो ठंडे पानी की बोतल थी अब वो ठंडी नहीं रह गई है, इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और जो ये यहाँ पर जो बनाना है जिस पे ब्राउन स्पॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसमें से स्मेल आ रही है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब ये इसमें रोटिंग हो गई है, ये रोटन बनाना हो गया, यानी सड़ रहा है। ये जब बना कोई वेजिटेबल फ्रूट जब ये सड़ जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं केमिकल चेंज। अब हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा चेंज केमिकल चेंज है, कौन सा चेंज फिजिकल चेंज है, ये सब बातें अब हम आगे जब इस चैप्टर को रीड करेंगे तो ये सारी बातें हमें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड वेरियस चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू, आपने अपने आसपास देखा होगा कई तरीके के चेंजेस होते हैं। सम ऑफ देम आर लिस्टेड इन टेबल 5.1, इनमें से कुछ चेंजेस यहाँ इस टेबल 5.1 में दिए गए हैं। यू मे नोटिस दैट समथिंग इज़ चेंजिंग इन ईच केस, जब आप इनको देखेंगे पढ़ेंगे कौन कौन से ये चेंजेस यहाँ दिए गए, तो आपको आप ये नोटिस करेंगे, आपको ये पता चलेगा कि हर सिनेरियो में ये जितने भी चेंजेस दिए गए इसमें कुछ किसी तरीके का तो चेंज आ रहा है, हर केस में किसी तरीके का चेंज आ रहा है। टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द चेंजेस इन ईच केस, जितने भी केसेस यहाँ पर दिए गए हैं उनको आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.1, और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आपको लिखनी है। अब यहाँ पर देखिए आपको कौन कौन से चेंजेस दिए गए हैं। मेल्टिंग आइस क्यूब्स, चॉपिंग वेजिटेबल्स, यानी जो वेजिटेबल्स को काटा जाता है, बॉइलिंग वाटर, मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, cutting a piece of paper, adding beetroot extract to water, burning wood, drying wet clothes, making small balls of dough, यानी जब ये आप आटा गूंदते हैं फिर उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं,
रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इनटू चपातीस, और फिर आप जो ये आटा गूंदने के बाद उसके बॉल्स बनाते हैं और फिर उसको चपाती में कन्वर्ट कर देते हैं, ऊपर वो बेलन चढ़ा के। और उसके अलावा कोई चेंजेस है जो आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अब इन सब में आपको अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखनी है कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, जब आप ये चेंजेस देखते हैं तो क्या क्या हो रहा होता है। अब यहाँ पर देखिए हमने सारी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर आपको बताई हैं। जैसे कि सबसे पहले मेल्टिंग आइस क्यूब्स, यानी जो आइस क्यूब्स होती है जब वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, तो क्या होता है, आइस टर्न्स इनटू वाटर। तो वो जो बर्फ़ है, वो जो आइस है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और ये कैसा चेंज होता है, ये फिज़िकल चेंज होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे हमें कैसे पता ये फिज़िकल चेंज है, तो इस चीज़ के बारे में हम पेज नंबर 59 को जब रीड करेंगे ना, तो उस पर पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि फ़िज़िकल चेंज होते हैं क्या। वहाँ पर ये बताया गया है, थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ रफली, कि फ़िज़िकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जब किसी चीज़ में के शेप में चेंज आता है, साइज़ में चेंज आता है, या उस सब्सटेंस के स्टेट में चेंज आता है। जैसे कि यहाँ स्टेट बदल गई, पहले जो आइस थी वो सॉलिड थी, फिर उसका स्टेट बदल गया और वो लिक्विड में चेंज हो गई, तो ये फिज़िकल चेंज है। तो किसी चीज़ में अगर शेप में चेंज आ रहा है, साइज़ में चेंज आ रहा है, या उस सब्सटेंस के स्टेट में चेंज आ रहा है, तब हम कहते हैं कि फ़िज़िकल चेंज हुआ है। ठीक है, और जब फिज़िकल चेंज होता है तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ शेप, साइज़ और स्टेट बदलती है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अब आप कहेंगे कि नया सब्सटेंस बनने का क्या मतलब है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कागज़ को फाड़ देते हैं, तो है तो वो अभी भी कागज़ ही ना, तो आप कहेंगे ये फिज़िकल चेंज है। लेकिन अगर आप कागज़ को जला देते हैं तो फिर ऐश बन जाती है, राख बन जाती है, फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन गया है। तो कागज़ को जलाना केमिकल चेंज होता है, ठीक है, जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। लेकिन कागज़ को फाड़ देना फिज़िकल चेंज होता है, उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो यहाँ पर आइस किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में, सिर्फ स्टेट बदला है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, इसलिए आइस टर्न्स इनटू वाटर को हम कहते हैं फिज़िकल चेंज। तो ये छोटी छोटी बातें अब आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट है चॉपिंग वेजिटेबल्स। जब आप सब्जियों को काटते हैं तो इसके लिए हमने क्या लिखा ऑब्जर्वेशन में, साइज़ एंड शेप चेंज। तो जब आप सब्जियों को काटते हैं तो उनका साइज़ भी बदल जाता है, शेप भी बदल जाती है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, साइज़ या शेप में चेंज आए या स्टेट में चेंज आए तो इसको हम कहते हैं फिज़िकल चेंज। इसके बाद है बॉइलिंग वाटर। पानी को जब आप उबालते हैं तो क्या होता है, वाटर चेंजेस इनटू वेपर। तो जो वाटर होता है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट बदल रही है कि जो लिक्विड था, जो वाटर था, वो वेपर में चेंज हो रहा है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है। जैसे ऊपर आइस देखा था ना, वो लिक्विड में चेंज हो गई थी, वहाँ स्टेट बदला था। यहाँ पर लिक्विड आपका वेपर में बदल गया, गैस में बदल गया, तो ये भी स्टेट ही बदल रहा है। जब स्टेट में चेंज आता है तब हम इसको कहते हैं फिज़िकल चेंज। तो यहाँ पर चेंज इन फिज़िकल स्टेट आया है। ठीक है, किस चीज़ में चेंज आया है, फिज़िकल स्टेट में चेंज आया है। तो ये भी किस तरह का चेंज होगा, ये फिज़िकल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट में बदलाव आया है, स्टेट में चेंज आया है, इसलिए बॉइलिंग वाटर को हम क्या कहेंगे, फिज़िकल चेंज। उसके बाद नेक्स्ट है मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कोन। आप कोन लेकर आए, उसको आप पॉपकॉर्न में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि जैसे गैस पे रखा, तो देखिए कोन पॉप्स इनटू न्यू फॉर्म। तो कोन एक न्यू फॉर्म में आ जाते हैं और यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। देखिए आपने कोन से पॉपकॉर्न बना दिए, ठीक है, तो अब आप उसको कहेंगे कि यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बना है। तो ये किस तरीके की चेंज होगी, ये होगी केमिकल चेंज। जब एक नया सब्सटेंस बन जाता है तो इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। इसके बाद आता है कटिंग अ पीस ऑफ पेपर। आपने एक पीस ऑफ पेपर को काटा, तो यहाँ क्या हुआ, शेप एंड साइज चेंज, उसका शेप और साइज बदल गया। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। तो ये कैसा चेंज होगा, ये फिजिकल चेंज होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है एडिंग बीट रूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर। बीट रूट आपका होता है चुकंदर। आपने बीट रूट एक्सट्रैक्ट लिया, यानी उसका रस निकाला और उसे पानी में मिला दिया, तो ये क्या होगा, देखिए कलर ऑफ वाटर चेंजेस। तो इसमें क्या होगा, वाटर का कलर चेंज होगा। आपने क्या किया, बीट रूट का एक्सट्रैक्ट लिया और उसको पानी में डाल दिया, तो पानी का कलर बदल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप बीट रूट का एक्सट्रैक्ट पानी में डालते हैं तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, इसलिए इस चेंज को हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज।
क्या आपने बीट रूट का एक्सट्रैक्ट लिया, पानी में डाला, पानी का कलर चेंज हो गया, ये फिजिकल चेंज ही माना जाएगा क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। अब आते हैं बर्निंग वुड, यानी कि लकड़ी को आपने जला दिया तो इसमें क्या क्या हो रहा है, स्मोक एंड ऐश फॉर्म, जिसमें धुआं निकलता है, राख बन जाती है, लकड़ी राख में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इरिवर्सिबल केमिकल चेंज, तो इसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल चेंज है, एक नया सब्सटेंस बन गया है और ये इरिवर्सिबल भी है। आप जली हुई लकड़ी को वापस नॉर्मल लकड़ी नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो आपके फिज़िकल चेंज होते हैं, ध्यान से समझिएगा इन छोटी छोटी चीज़ों को। जो आपका फिज़िकल चेंज होता है, ज़्यादातर फिज़िकल चेंज रिवर्सेबल होते हैं कि आप उनको वापस पुरानी फॉर्म में अपने कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फिज़िकल चेंजेस भी होते हैं जो इरिवर्सेबल होते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा किया, वो जम के बर्फ़ बन गया, ठीक है, स्टेट बदल गई। ठीक है, उसके बाद उसको दोबारा आपने तो फ्रिज से निकाल दिया, वो वापस पानी में बदल जाएगा, यानी कि स्टेट चेंज हो सकती है, तो ये फिज़िकल चेंज है। तो इसको आप कहते हैं कि रिवर्सेबल चेंज। तो ज़्यादातर जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं रिवर्सेबल होते हैं, लेकिन कुछ फिज़िकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि इरिवर्सेबल होते हैं। कैसे? अगर आप किसी कांच के गिलास को तोड़ देते हैं तो रहेगा तो वो कांच के टुकड़े भी कांच के रहेंगे, लेकिन आप वापस उसको ग्लास नहीं बना सकते, जो इरिवर्सेबल है। लेकिन उसके बावजूद ये फिज़िकल चेंज है क्योंकि कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो मेन चीज़ ये देखनी होती है कि क्या कोई नया सब्सटेंस बना है कि नहीं। या आपने कागज़ फाड़ दिया तो है तो ये फिज़िकल चेंज, लेकिन क्या आप इसको वापस जोड़ के पुराने जैसा कागज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आप जैसे टेप वगैरह लगा सकते हैं उस पर, एग्जैक्टली पुराना कागज़ आप वैसा नहीं बना पाएंगे। तो फिज़िकल चेंजेस में आपने बस ये देखना है कि अगर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है तो वो फिज़िकल चेंज है। ज़्यादातर फिज़िकल चेंजेस रिवर्सेबल होते हैं, उनकी पुरानी फॉर्म में उनको लाया जा सकता है, लेकिन कुछ इसमें ऐसे केसेस भी होते हैं फिज़िकल चेंजेस में जिसमें कि आप पुराने सब्सटेंस पुरानी फॉर्म में नहीं ला सकते, लेकिन फ़िज़िकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। लेकिन जैसा हमने यहाँ पर देखा बर्निंग वुड, ये क्या है? ये केमिकल चेंज है। ये कौन सा चेंज है? ये केमिकल चेंज है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था इसके लिए? इरिवर्सेबल केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल चेंज है और इसको पुरानी फॉर्म में आप नहीं ला सकते। कैसे? आपने वुड जलाई, वुड को जलाया तो वो ऐश बन गया। ठीक है, क्या बन गया? ऐश। अब क्या आप इस ऐश को वापस वुड में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जब वुड को जलाया तो ऐश बना, यानी कि एक नया सब्सटेंस बन गया। और यही मेन चीज़ है, अगर नया सब्सटेंस बना है तो बर्निंग वुड एक केमिकल चेंज होगा। और ये भी याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो केमिकल चेंजेस होते हैं, मैक्सिमम, ठीक है, वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी मैक्सिमम जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनको उनकी पुरानी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम यही कहते हैं कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो ज़्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं। तो मेन चीज़ अभी तक हमने क्या सीखी कि अगर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, किसी चेंज के द्वारा भी अगर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना तो हम कहेंगे कि फ़िज़िकल चेंज है। और अगर कोई नया सब्सटेंस बना है, जैसे कि लकड़ी को जलाने पर ऐश बन गया है, राख बन गई है, नया सब्सटेंस बन गया, तो हम कहते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ड्राइंग वेट क्लोथ्स, यानी कि गीले कपड़ों को आप सुखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर इवेपोरेट हो रहा है, यानी कि जो वाटर पहले लिक्विड फॉर्म में था वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ स्टेट बदल रही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। उसके बाद मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो, आपने आटा गूंदा और फिर उसमें से थोड़ा सा आटा लेकर आप उसकी स्मॉल बॉल्स बना लेते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ चेंज इन शेप हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। उसके बाद रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इनटू चपातीस, फिर आप वो जो आपने जो थोड़ा सा आटा लेकर उसकी स्मॉल बॉल्स बनाई थी, फिर आप बेलन की मदद से उसको एकदम क्या कहते हैं, रोल करते हैं ना, उसके ऊपर फेरते हैं जब बेलन को, तो वो चपातीस की शेप में आ जाता है। तो यहाँ भी सिर्फ शेप में चेंज आ रहा है, चेंज शेप चेंज, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो ये भी फिजिकल चेंज ही है। और इसके बाद अगर कोई और यहाँ पर अपना कोई केस और कोई एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आगे मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, यू माइट हैव नोटिस्ड that these changes could be in the size, shape, smell और other property of the substance or object। यानी ये जो चेंजेस हो सकते हैं, किसी चीज़ के साइज़ में चेंज आ सकता है, शेप में चेंज आ सकता है, स्मेल में चेंज आ सकता है, या किसी सब्सटेंस या किसी ऑब्जेक्ट के कुछ और प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आ सकता है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर चेंजेस
दैट हैपन इन योर सराउंडिंग्स, क्या आप अपने आसपास कुछ और चेंजेस देख सकते हैं, कुछ और चेंजेस के बारे में सोच सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज चेंजेस टू, तो अगर आपके आसपास कुछ और चेंजेस आपको नज़र आते हैं तो उनको भी आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। वी ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेज ऑफ साइट, स्मेल, टच, हियरिंग एंड टेस्ट। यानी जो चेंजेस होते हैं हमारे आसपास, हम इन चेंजेस को किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनको हम अपने जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनसे इनका पता लगा सकते हैं। जैसे सेंस ऑफ साइट, देखने से, स्मेल से, टच करके, सुन के या फिर टेस्ट करके हम चेंजेस का पता लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या कहा गया, कैन वी अरेंज दीज चेंजेस इनटू कैटेगरीज, क्या इन चेंजेस को हम अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो इसके बारे में अब हम आगे जानेंगे कि क्या हम इन चेंजेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम, यानी कि कोई सब्सटेंस है जिसकी अपीयरेंस तो बदल गई, उसका शेप या उसका साइज़ तो बदल गया, लेकिन वो सब्सटेंस अभी भी सेम ही है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आया और कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, सिर्फ उसकी अपीयरेंस, उसके लुक में चेंज आ गया है। अब इसी चीज़ को हम आगे और डिटेल में पढ़ रहे हैं एक्टिविटी के द्वारा। क्रिएटिंग सम ऑब्जेक्ट्स विद पेपर, आपने कुछ पेपर लिए और उनसे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शीट्स ऑफ पेपर से अलग अलग शेप्स यहाँ दी गई हैं और आप देख सकते हैं इन सबकी शेप अलग अलग है, ठीक है। अब उसके बाद टेक अ फ्यू शीट्स ऑफ पेपर एंड फोल्ड देम टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स, आपने फ्यू शीट्स ऑफ पेपर, कुछ पेपर शीट्स ली और उससे आपने कुछ नई चीज़ें बनाई, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग शेप की। डू यू गेट द सेम पेपर बैक व्हेन यू अनफोल्ड दीज ऑब्जेक्ट्स, जब आप इन ऑब्जेक्ट्स को आपने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कोई बर्ड बना दिया पेपर से या एरोप्लेन बना दिया, जब आप उसको अनफोल्ड करते हैं, वापस से उसको अनफोल्ड करते हैं, क्या आपको फिर से वैसे ही पेपर मिल जाता है जैसा स्टार्टिंग में था? बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपने कुछ शीट्स ऑफ पेपर लिए, अलग अलग तरीके के यहाँ पर शेप उसकी बनाई, उसके बाद जब उनको अनफोल्ड करेंगे आपको वैसे ही, जैसी वो शीट पहले थी बिल्कुल वैसे की वैसी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिजिकल चेंजेस की भी बात हो रही है, सिर्फ अपीयरेंस बदल रही है, शेप और साइज़ बदल रहा है, तो ये सिर्फ फिजिकल चेंज है। और जब आप उसको अनफोल्ड कर रहे हैं तो वापस वही पेपर बन रहा है, कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, इसलिए इनको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अब एक और एग्जांपल दिया गया है, प्लेइंग विद अ बैलून, आपने अब बैलून लिया है, देखिए टेक अ बैलून एंड इन्फ्लेट इट, आपने एक गुब्बारा, एक बैलून लिया, उसमें हवा भर ली। नाउ लूजन योर ग्रिप एंड लेट द एयर एस्केप, उसके बाद उसको ऐसे ढीला छोड़ दिया और उसमें जो हवा थी वो निकल गई। डू यू गेट द अनइन्फ्लेटेड बैलून बैक, क्या बिना हवा जैसा वो, जैसे वो पहले बैलून था जिसमें हवा नहीं थी, क्या वापस वो वैसा ही हो जाएगा? बिल्कुल वो वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। टेक अनदर बैलून, इस बार वो कह रहे हैं एक और बैलून लीजिए, इन्फ्लेटेड, उसमें हवा भरी एंड ग्रिप दी ओपनिंग टाइटली, और जहाँ पर उसका ओपनिंग होती है, जहाँ से आपने हवा भरी थी, उसको टाइटली एकदम बंद करके रखिए। नाउ प्रिक इट विद अ पेन, फिर उस गुब्बारे में किसी और जगह पे पेन चुबा दीजिए। अब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ आप पेन चुबाएंगे वहाँ से हवा निकल जाएगी। क्वेश्चन यानी कि केयरफुल रहना है, बी केयरफुल वाइल यूजिंग अ पेन, पेन को यूज़ करते वक्त केयरफुल रहिए। व्हाट हैपेंस, क्या होता है? विल यू बी एबल टू गेट द अनइन्फ्लेटेड बैलून बैक, क्या आपको बिना हवा भरा हुआ जो गुब्बारा पहले था, कि वैसे ही गुब्बारा फिर वो बन जाता है, वैसे ही बैलून बन जाएगा? बिल्कुल, आपने जब पेन चुबाई उसमें से हवा निकल गई, वो फिर वैसा ही आपका गुब्बारा, जैसे कि बिना हवा वाला पहला बैलून था, वो बिल्कुल उसी शेप में वापस आपको मिल जाएगा। बस इस बार उसमें ये होगा कि आपने जिस जगह पे बस एक अलग जगह पर पेन चुबा के वहाँ से उसकी हवा निकाली है और फिर वो वापस उसी शेप, उसी साइज़, वापस उसी तरीके से आ जाएगा जैसे कि वो बिना हवा वाला गुब्बारा पहले था, वो पुरानी शेप में ही वापस आपको मिल जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखिए, क्रशिंग अ पीस ऑफ चॉक, आपने पीस ऑफ चॉक लिया और उसको एकदम क्रश कर दिया, उसका चूरा चूरा कर दिया। क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू पाउडर, आपने एक स्मॉल पीस ऑफ चॉक लिया और उसको क्रश करके, पीस के उसका पाउडर बना दिया। कैन यू गेट द चॉक पीस बैक फ्रॉम द पाउडर? तो यहाँ पर बेसिकली यही पूछा गया कि आपने एक स्मॉल पीस ऑफ चॉक लिया, उसको पीस कर पाउडर बना दिया, क्या उस पाउडर से आप वापस चॉक पीस बना सकते हैं? तो ये पॉसिबल है, बनाया जा सकता है। आपको जो चॉक का जो पाउडर मिला है उसमें आप थोड़ा सा वाटर मिलाएंगे,
ठीक है, उसका एक पेस्ट बनाएंगे और फिर उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे तो वापस आपको चौक मिल सकता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने देखी, फिर चाहे वो ये पीस ऑफ पेपर के हिसाब से तो आपने नई नई शेप बनाई, अनफोल्ड किया, पुराना वापस पेपर मिल गया। उसके अलावा हमने ये बैलून वाला देखा था, हवा भरी, जब हवा निकाल दी तो वापस पुराना जैसा बैलून था वैसे ही बन गया। इसके अलावा आपने चौक को पीस कर पाउडर बना दिया, वापस आप उससे पुराना चौक बना सकते हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स किस चीज़ के हैं? फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स हैं ये सभी। और सबसे मेन चीज़ इसमें यह है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ शेप या साइज़ में ही चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी इन द चेंजेस लिस्टेड इन ए, बी एंड सी। ए में क्या था, ये वाला जहाँ पर पेपर लिया गया था, बी जो हमारा बैलून वाला एग्जाम्पल था, सी जो हमारा चौक वाला एग्जाम्पल था। अब यहाँ क्या कहा गया, इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी इन द चेंजेस लिस्टेड इन ए, बी, सी। ए, बी, सी में जो भी हमें एग्जाम्पल्स दिए गए, क्या उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं? देखिए, ड्यूरिंग ऑल दीज चेंजेस मटेरियल्स सच एज द पेपर, द रबर शीट ऑफ द बैलून एंड द चॉक रिमेन द सेम। यानी कि जो भी हमने ये एग्जांपल देखे, चाहे वो पेपर वाला देखा या वो बैलून जिस रबर शीट का बना था वो, या फिर वो जो चौक हमने देखा, उसमें जो उनका जो मटेरियल होता है वो तो सेम ही बना रहता है। दो देयर अपीयरेंस चेंजेस, शेप और साइज़ मे हैव चेंज, सिर्फ उनकी शेप और साइज़, सिर्फ उनके अपीयरेंस में चेंज आता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ में, यानी वो मटेरियल वैसे के वैसे ही रहते हैं। आपने पेपर की कोई शेप बना दी, वापस आपने अनफोल्ड किया, वो है तो अभी भी वही पेपर, उसके मटेरियल में तो कोई चेंज नहीं आया ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, यू मे ऑल्सो रिकॉल फ्रॉम द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी that water can exist in different states, solid, liquid and gas, and can change from one state to another। यानी कि आपने 6th क्लास में जो साइंस की बुक है क्यूरियोसिटी, उसमें ये पढ़ा था कि जो वाटर होता है वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। दूसरे शब्दों में कहे तो जो वाटर होता है वो सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी और गैस की फॉर्म में भी। एंड कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी कि जो वाटर है वो अपनी स्टेट बदल सकता है, सॉलिड से लिक्विड में आ सकता है, लिक्विड से सॉलिड में आ सकता है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आ सकता है, ये अपनी स्टेट बदल सकता है। अब इसके बाद देखिए क्या बताया गया, इन ऑल दीज केसेस ऑल्दो वी ऑब्जर्व अ चेंज इन द अपीयरेंस। ये ऊपर जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे उन सब में हमने देखा कि अपीयरेंस यानी लुक बदल जाती है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। Such changes in which only physical properties like shape, size and state of substances change are called physical changes। यानी कि इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदलती है, जैसे कि शेप बदलती है, साइज़ बदलती है, साइज़ बदलता है, अगर शेप में चेंज आ गया, साइज़ में चेंज आ गया या सब्सटेंस के स्टेट में चेंज आ गया, तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस। अब इसके बाद क्या कहा गया, लेट अस एक्सप्लोर अ डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज। अब हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी अब जो हम पढ़ेंगे वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज होगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि अब हम केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम, यानी कि कोई सब्सटेंस है उसकी अपीयरेंस बदल गई और अब वो पुराने जैसा सब्सटेंस भी नहीं रहा बल्कि एक नया सब्सटेंस बन गया है। तो जब एक नया सब्सटेंस बन जाता है तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं, इस तरीके के चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। अभी तक जो हम देख रहे थे, जो ऊपर हमने पढ़ा था, उसमें अपीयरेंस बदल रही थी और कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, तो इस तरीके के चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। इसे हम एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। अब टेक 2 ग्लास टम्बलर्स और स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोटल्स, या तो आप 2 ग्लास टम्बलर ले लीजिए या स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोटल्स ले लीजिए। ठीक है, 2 ग्लास टम्बलर्स या स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोटल्स। मार्क देम ए एंड बी, उनको नाम दे दीजिए ए एंड बी। यहाँ पर जैसे 2 ग्लास टम्बलर लिए गए, इसको नाम ए दे दिया, इसको नाम बी दे दिया। फिर 1/4 ऑफ ग्लास टम्बलर ए विद टैप वाटर, यानी ये जो ग्लास टम्बलर ए है इसमें 1/4 पार्ट इसका आपने फिल कर दिया टैप वाटर से, यानी कि टूटी के पानी से। एंड 1/4 ऑफ ग्लास टम्बलर बी विद लाइम वाटर, और ये जो दूसरा ग्लास है ये, इसमें इसका 1/4 पार्ट आपने किस चीज़ से भर दिया है, इसमें आपने लाइम वाटर डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर टैप वाटर है, यहाँ पे लाइम वाटर है। उसके बाद नाउ ब्लो एयर एक्सेल इनटू ईच ग्लास टम्बलर, दोनों में आपने फूंक मारनी है
वन एट अ टाइम। पहले ग्लास टम्बलर ए में आप गए, में आपने स्ट्रॉ की मदद से फूंक मारी, और उसके बाद ग्लास टम्बलर बी में भी आपने स्ट्रॉ की मदद से फूंक मारी। देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। नाउ ब्लो एयर एक्सेल, एक्सेल मतलब जब आप सांस छोड़ते हैं, फूंक मारते हैं, इनटू ईच ग्लास टम्बलर वन एट अ टाइम यूजिंग सेपरेट स्ट्रॉज एंड ऑब्जर्व देम। तो यहाँ पर आपने स्ट्रॉ लिया और इस ग्लास में आपने फूंक मारी, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस ग्लास में जाएगी जिसमें कि टैप वाटर है। यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ पर था लाइम वाटर, इसमें जब आप फूंक मारेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी इस लाइम वाटर में। तो इससे होगा क्या, ये देखिए, डू यू नोटिस एनी चेंज। यहाँ पर आपने दो चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ टैप वाटर है, उसमें आपने फूंक मारी यानी कार्बन डाइऑक्साइड टैप वाटर में गई। यहाँ पर लाइम वाटर है, इसमें आपने फूंक मारी तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से जाके मिलेगी। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, इन ग्लास टम्बलर ए ब्लोइंग एयर इनटू वाटर क्रिएट्स बबल्स ओनली। यानी कि जब आपने टैप वाटर वाले में, यानी कि इस केस में जब आपने फूंक मारी तो CO2 गई, कार्बन डाइऑक्साइड गई, पानी में नॉर्मल टैप वाटर है, सिर्फ बबल बने हैं और कुछ नहीं हुआ। एंड देयर इज़ नो चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द वाटर, और वाटर के अपीयरेंस में भी कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन ग्लास टम्बलर बी में क्या होगा, इन ग्लास टम्बलर बी ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर क्रिएट्स बबल्स। इसमें एक तो बबल बनेंगे, यहाँ पर लाइम वाटर था, ठीक है, क्या था इधर लाइम वाटर था, उसमें आपने फूंक मारी, CO2 गई उसमें एक तो बबल बना, लेकिन कुछ और भी होगा देखिए। एंड टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की और क्लाउडी, और आपका जो लाइम वाटर था ना वो मिल्की हो जाएगा, कुछ कुछ दूध की तरह उसका कलर हो जाएगा। ठीक है, इफ़ वी लीव इट फॉर सम टाइम, और थोड़ी देर के लिए अगर आप उसको छोड़ देंगे, यानी आपने जब फूंक मारी उसके बाद वो मिल्की हो गया, लाइम वाटर को चेंज होकर मिल्की हो गया, तो अब आप उसको अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, अ वाइट सब्सटेंस सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्लास टम्बलर। तो यहाँ पर आपका जो ग्लास टम्बलर इसमें जो मिल्की हो गया है, अब ये वो जो आपका वाइट सब्सटेंस है वो नीचे बैठ जाएगा अगर थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ देंगे। तो यही चीज़ लिखिए ना, अ वाइट सब्सटेंस सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्लास टम्बलर इंडिकेटिंग समथिंग न्यू हैज़ फॉर्म्ड, और इससे आप हमें पता चलता है कि कोई नई चीज़ बनी है। तो जब हमने लाइम वाटर में फूंक मारी तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ जाकर मिल गई, और उससे एक नया सब्सटेंस बना, जो लाइम वाटर था वो मिल्की हो गया, एक नया सब्सटेंस बन गया। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं ना, इनको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही लिखा है, सच चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बन जाता है, यानी कुछ नए सब्सटेंस बन रहे हैं, इस तरीके के चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, और ये न्यू सब्सटेंस जिस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ इसीलिए नया सब्सटेंस बना। तो जब आपने लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी तो क्या हुआ, उसके बाद लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गए, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ, और फिर जो लाइम वाटर था वो मिल्की बन गया। यानी उस केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल चेंज आया और एक नया सब्सटेंस बन गया। अब देखिए यही चीज़ें यहाँ पर लिखी है, इन दिस केस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर यू ब्रीथ आउट एक्सेल, यानी कि जो आपने अपने मुंह से जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी थी, रिएक्ट्स विद लाइम वाटर, उसने लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया, एंड फॉर्म्स अ न्यू वाइट कलर सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट, और जो न्यू वाइट कलर का जो सब्सटेंस बना ना वो कैल्शियम कार्बोनेट है। यानी कि जब हम ये कहते हैं कि जो लाइम वाटर था उसमें हमने फूंक मारी, फिर वो लाइम वाटर मिल्की बन गया, तो ये जो नया वाइट कलर का सब्सटेंस बना है जो मिल्की है यानी वाइट कलर का है, इसका केमिकल नेम क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। तो लाइम वाटर चेंज होकर अब कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है, तो इसका मतलब एक नया सब्सटेंस बन गया है, दैट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना ये पानी में घुलता नहीं है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, इसीलिए इसको कुछ देर के लिए छोड़ दो तो ये वाइट सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है। ठीक है, देयरफॉर द लिक्विड इन द बॉटल अपीयर्स मिल्की। अब जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया तो इसका कलर वाइट सा हो जाता है, मिल्क की तरह कलर हो जाता है। यही लिखा है, देयरफॉर द लिक्विड इन द बॉटल अपीयर्स मिल्की। अब ये मिल्की दिखता है। अलॉन्ग विद दिस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड, इसके अलावा कुछ थोड़े से अमाउंट का वाटर भी बनता है, यानी हल्की सी मात्रा में वाटर भी बनता है इसी केमिकल रिएक्शन में।
दिस फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज। अब यहाँ पर क्योंकि एक नया सब्सटेंस बना है तो ये दिखाता है कि यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ है। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट फॉर्म एज केमिकल इक्वेशन। अब हमने देखा ना यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ, तो ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुआ है उसको आप एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, वो अब हम देखेंगे। यहाँ पर हमें ये जो पूरा रिएक्शन हुआ इसकी केमिकल इक्वेशन दिखाई गई है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि केमिकल रिएक्शन को दिखाने का जो तरीका होता है उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो आप पूरा देख रहे हैं ना, ये इस केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? जो लाइम वाटर था ना, जो हमने उस ग्लास टम्बलर में डाला था, लाइम वाटर का ही जो केमिकल नेम होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आपने फूंक मारी इस लाइम वाटर में, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। अब इन दोनों का रिएक्शन हुआ, इन दोनों का क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन। और ये जो एरो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? गिव्स। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए गिव्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब इन दोनों में रिएक्शन हुआ तो इसने दिया क्या, यानी कि इससे बना क्या। ठीक है, तो ये सिंबल आप समझ गए। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों में रिएक्शन हुआ तो इनसे बना क्या? इनसे बना कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जो मिल्की सब्सटेंस बना था ना, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो पानी में घुलता नहीं है, उसको यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो सिंपली क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल गए तो क्या क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट बना, जो कि मिल्की सब्सटेंस है, जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, पानी में घुलता नहीं है, प्लस थोड़ी सी मात्रा में वाटर भी बना। तो ये यहाँ पर हमने केमिकल इक्वेशन देखी है इस केमिकल रिएक्शन की, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और उससे हमारा मिल्की सब्सटेंस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि एक नया सब्सटेंस है। थोड़ी सी मात्रा में वाटर बनता है। क्योंकि यहाँ पर ये एक नया सब्सटेंस बना है तो ये किस तरीके का चेंज होगा? ये केमिकल चेंज होगा। और ये केमिकल चेंज किसकी वजह से होता है? केमिकल रिएक्शन की वजह से। और वो केमिकल रिएक्शन किनके बीच में हुआ? इन दो सब्सटेंसेस के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या बताया गया। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये जो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, लाइम वाटर चेंज हो जाता है मिल्की सब्सटेंस में, ये कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। कैसे? मान लीजिए आपने एक ग्लास टम्बलर में लाइम वाटर लिया, ठीक है। अब आप उसमें कोई गैस फ्लो कराते हैं और आपके पास मान लीजिए 2, 3 या 4 तरीके की गैस है। तो जब आप गैस उसमें मिक्स करते हैं उस लाइम वाटर में, तो मान लीजिए आपने एक गैस मिक्स करी और वो जो लाइम वाटर था वो मिल्की नहीं हुआ, तो आप कहेंगे ये जो गैस थी ना ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। आपने दूसरी गैस डाली उसमें, फिर वो मिल्की नहीं बना, आप कहेंगे ये गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। जब तीसरी गैस आपने डाली तो वो जो लाइम वाटर था ना वो मिल्की हो गया। ठीक है, जैसे ही वो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, दूध जैसा हो जाएगा, एक नया सब्सटेंस सा बन जाएगा जो इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, तो आप कहेंगे ये जो गैस हमने डाली है ना इस लाइम वाटर में ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरीके से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक टेस्ट के रूप में इसको यूज़ करते हैं लाइम वाटर को। हमें इसके द्वारा पता चल जाता है कि जो गैस हमने मिक्स करी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। अगर वो गैस मिक्स करने से लाइम वाटर के साथ अगर वो गैस आपने मिक्स करी और वो लाइम वाटर मिल्की हो गया, तो आप कहेंगे ये जो गैस थी ये कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो ये एक टेस्ट की तरह इस तरीके से काम करता है। इसके बाद लेट अस एक्सप्लोर दिस विद अनदर एक्टिविटी यूजिंग सब सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर किचन। यानी कि अब केमिकल चेंजेस को समझने के लिए अब यहाँ पर हम कुछ और एक्टिविटी को देखेंगे। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करने के लिए बोला गया है? टेक अ टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर और लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब। यानी कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली और उसमें 1 चम्मच भर के या तो विनेगर डाल दिया या फिर 1 चम्मच लेमन जूस डाल दिया, दोनों में से कोई एक चीज़। ठीक है, उसके बाद ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इट। यानी कि आपने जो एक टेस्ट ट्यूब ली थी इसमें आपने 1 चम्मच भर के या तो विनेगर डाल दिया या लेमन जूस। ठीक है, पहले तो वो डाला आपने। ठीक है, उसके बाद 1 चुटकी भर के आप इसमें क्या डालेंगे? बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये बेकिंग सोडा जाकर मिक्स होगा या तो ये विनेगर के साथ मिक्स होगा अगर आपने विनेगर डाला है, और अगर लेमन जूस डाला है तो लेमन जूस के साथ मिक्स हो जाएगा।
उसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। यू वुड हेयर अ फिजिंग बबलिंग साउंड एंड सी द गैस बबल्स फॉर्मिंग। अब जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो कैसे एक फिजिंग सी साउंड आती है ना, वैसे फिजिंग बबलिंग साउंड आएगी यहाँ पर, और आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ गैस बबल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इस विनेगर में बेकिंग सोडा डाला या लेमन जूस में बेकिंग सोडा डाला तो यहाँ पर आपको फिजिंग बबलिंग साउंड आएगी और बबल्स बनते हुए नज़र आएंगे। और इसी चीज़ को यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। ये जो आपकी ट्यूब है ना, ये यहाँ पर दो ट्यूब्स नज़र आ रही होंगी आपको, एक ये वाली एक ये वाली, ध्यान से देखिएगा ज़रा। अभी बात हो रही है जो ऊपर हमने पढ़ा वो इस ट्यूब की बात हो रही है। इसमें आपने या तो चम्मच भर के विनेगर डाला हुआ था या लाइम जूस, और फिर उसमें आपने एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल दिया, और उसके बाद इसमें से आपको बबल्स बनते हुए नज़र आए और यहाँ पर एक गैस बनेगी। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक और ये ट्यूब लेंगे और इसके अंदर आपने लाइम वाटर डाला होगा। देखिए ये लाइम वाटर लिखा है ना, इसके अंदर आपने लाइम वाटर डाला। अब यहाँ पर जो गैस बनी वो गैस इस तरीके से पास होती हुई इधर जाएगी और इस लाइम वाटर से मिल जाएगी। ठीक है, ये आपने प्रोसेस ध्यान रखना है। यहाँ पर जो गैस बनी वो ऐसे ऊपर जाएगी और इधर इस लाइम वाटर से मिल जाएगी। अब इस बारे में देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर। पहले इस चीज़ को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यू वुड हेयर अ फिजिंग बबलिंग साउंड एंड सी द गैस बबल्स फॉर्मिंग, यानी गैस बबल्स बन रहे हैं, सिर्फ बबल्स नहीं गैस बबल्स। एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर गैस बन रही है। ठीक है, अब आगे देखिए। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर केप्ट इन अनदर टेस्ट ट्यूब एज शोन इन फिगर 5.3 है। अब यहाँ पर जो गैस बनी वो इस तरीके से पास होती हुई यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में जाएगी जिसमें कि आपका लाइम वाटर आपने डाल के रखा हुआ है। तो यहाँ से गैस बनी और इस तरीके से इधर आई, लाइम वाटर से मिल गई। अब आगे देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो यहाँ पर जो ये लाइम वाटर था, ये जो लाइम वाटर इधर था वो मिल्की हो गया। तो अभी अभी ऊपर जो हमने पढ़ा था वही चीज़ हो गई ना। इसका मतलब यहाँ पर जो ये गैस बनी थी ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड थी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो ऐसे होते होते यहाँ तक आई, और जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर के साथ मिली इनका केमिकल रिएक्शन हुआ और ये लाइम वाटर मिल्की हो गया। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जो गैस बनी है, यहाँ पर ये जो गैस है ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कब बनी गैस यहाँ पे, जब विनेगर के साथ आपने बेकिंग सोडा मिलाया या फिर लेमन जूस के साथ जब आपने बेकिंग सोडा मिलाया। कैसे, यहाँ पर देखिए कहा गया था ना कि इस टेस्ट ट्यूब में या तो आप एक चम्मच विनेगर मिलाएंगे या लेमन जूस। तो विनेगर मिलाया उसके साथ बेकिंग सोडा मिला तब भी CO2 बनेगी यहाँ पर। और अगर आपने यहाँ पर लेमन जूस रखा था एक चम्मच और उसमें आपने बेकिंग सोडा मिलाया तब भी CO2 बनेगी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर CO2 गैस बन रही है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, और बाद में यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ, CO2 बनी, वो यहाँ से होते हुए इस वाली टेस्ट ट्यूब में आई, फिर यहाँ पर ये जो लाइम वाटर था ये मिल्की हो गया, तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इसको यहाँ पर पढ़ते हैं, इसको देखिए। ये वैसे तो सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये इस वाले पार्ट की बात हो रही है, लाइम वाटर मिल्की हो गया। वट डू यू इन्फर अबाउट द गैस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर अगर आपने विनेगर डाला हुआ था इसमें और उसमें आपने जब बेकिंग सोडा मिलाया तो यही लिखा है कि विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाने से जो गैस बनी वो कौन सी गैस बनी, आपको क्या पता चलता है। वट डू यू इन्फर अबाउट द गैस, यानी उस गैस के बारे में आप क्या बता सकते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट द गैस फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ये पता चला कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो गैस बनी जब वो ऐसे होते होते इधर तक आई तो इधर जब वो लाइम वाटर के साथ मिली तो लाइम वाटर मिल्की हो गया। इसका मतलब यहाँ जो गैस बनी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। अब देखिए, दिस एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड
using two small used bottles instead of test tubes and a flexible straw as shown in figure 5.3b। तो ये वाली जो एक्टिविटी यहाँ पर हमने देखी है, इस एक्टिविटी को इस तरीके से भी किया जा सकता है। दो यूज्ड आपने यहाँ पर बोटल्स ली हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ यूज़ किया है ये इस तरीके से, और फिर आपने ये वाली जो एक्टिविटी थी वो सेम एक्टिविटी यहाँ पर आपने इस तरीके से कर ली। अब जो चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं वही चीज़ें यहाँ पर देखिए अब बताई गई है। सिंस अ न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना था ना, इन दिस रिएक्शन वी से दैट अ केमिकल चेंज हैज़ अकर्ड, तो यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ। एज वेल, यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है। इसको एक बार इस लाइन को दोबारा पढ़ लेते हैं। वी से दैट अ केमिकल चेंज हैज़ अकर्ड हेयर एज वेल, यानी कि यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब ये केमिकल चेंज हम कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर हमें कहा गया कि आपने विनेगर लिया 1 चम्मच और उसमें बेकिंग सोडा मिला दिया इस जगह पे, तो वही लिखा हुआ है देखिए। अब ये केमिकल रिएक्शन हम कैसे दिखा रहे हैं? इक्वेशन के द्वारा। विनेगर लिया तो उसमें बेकिंग सोडा मिला दिया, तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ठीक है। उसके अलावा प्लस अदर सब्सटेंसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी और भी कुछ सब्सटेंसेस बनेंगे। तो मेन चीज़ हमने देखी कि यहाँ पर जब विनेगर के साथ बेकिंग सोडा मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कुछ दूसरे सब्सटेंसेस भी बनते हैं। अब उसके बाद हमें क्या कहा गया है? रिपीट दी अबव एक्टिविटी यूजिंग बेकिंग सोडा एंड वाटर। इस बार आपको कहा गया है कि बेकिंग सोडा के साथ वाटर मिलाना है, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनी बबल फॉर्मेशन? इज दिस अ फिजिकल और केमिकल चेंज? देखिए, जो बेकिंग सोडा के साथ जब आप वाटर मिलाते हैं ना, तो वो बेकिंग सोडा वाटर में सोल्यूबल होगा, घुल जाएगा और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, यानी कि ये एक फिजिकल चेंज होगा। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो जब आप बेकिंग सोडा और वाटर को मिलाएंगे तो इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस, यानी और ऐसे कौन से प्रोसेस होते हैं जिनमें कि केमिकल चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे रस्टिंग। रस्टिंग केमिकल चेंज को दिखाता है। हम कहते हैं ना जंग लग गया, लोहे में जंग लग गया, लोहे में जंग लग जाना, आयरन की रस्टिंग हो जाना, ये एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है आयरन ऑक्साइड, और इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउनिश सा हो जाता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। रस्टेड आयरन नेल्स, यानी कि वो लोहे की कीड़े जिन पे जंग लगा हुआ है, आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं रेडिश ब्राउनिश से लेयर है ऊपर। ये और कुछ नहीं, आयरन ऑक्साइड होती है। जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो फिर वो रिएक्ट करता है इनके साथ, और फिर ये आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसको हम कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया है, यानी कि आयरन की रस्टिंग हो गई है। और ये एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि एक नया सब्सटेंस बनता है आयरन ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं कि देखो ये लाल या ब्राउनिश कलर की पपड़ी सी दिखाई दे रही है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि ब्राउनिश कलर की ये लेयर होती है, ठीक है। तो इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। इन द रस्टिंग ऑफ आयरन विच यू स्टडीड इन द चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 4 में हमने आपको ये समझाया था ना। चैप्टर नंबर 4 में भी हमने रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ा था। अ न्यू ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट इज फॉर्म्ड। ये जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन जाता है लोहे की किसी चीज़ के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। हम कहते हैं रस्ट बन गया है। लोहे की एक चीज़ है, उस पर ब्राउन कलर का सब्सटेंस आ गया, आप कहेंगे रस्ट बन गया है। दस रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। रस्टिंग भी एक केमिकल चेंज होता है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और वह नया सब्सटेंस होता है आयरन ऑक्साइड, और ये आयरन ऑक्साइड की लेयर को ही हम कहते हैं ये रस्ट है, ठीक है। तो जो रस्टिंग है वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि जो रस्टिंग होता है वो केमिकल चेंज होता है। ऐसे ही जो कंबर्जन होता है, कंबर्जन का मतलब जलना, जब कोई चीज़ जलती है, तो ये जो कंबर्जन होता है ना, वो भी केमिकल चेंज ही होता है। जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसमें केमिकल चेंज ही आता है। ये आपने मतलब एक रफली मैंने आपको बताया, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्या बताया गया है। लेट अस रिकॉल द बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन, फिगर 5.5 लर्न इन द चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। हमने चैप्टर नंबर 4 द वर्ल्ड ऑफ मैटर्स एंड नॉन मैटर्स में देखा था मैग्नीशियम कैसे जलता है, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। ये यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, और ये हमने उस चैप्टर में भी आपको डिटेल में बताया था कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये मैग्नीशियम रिबन जल रहा है, तो कितनी तेज चमक के साथ, फ्लेम के साथ ये जलता है।
होता क्या है कि जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हवा में ऑक्सीजन होती है, ये उसके साथ रिएक्ट करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, और हम इसको कहते हैं कि इसका कंबर्जन हो रहा है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन जल रहा है। और जब ये मैग्नीशियम रिबन जलता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक पाउडर की फॉर्म में आती है, बन जाता है मतलब, ठीक है। यानी मैग्नीशियम जलेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा, और ये एक नया सब्सटेंस बन जाता है। मैग्नीशियम के जलने से कौन सा नया सब्सटेंस बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कंबर्जन होता है ये एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस बनता है। और यहाँ पर यही चीज़ हमसे पूछी गई है, कैन यू प्रेडिक्ट इफ़ दिस इज़ अ फिजिकल और केमिकल चेंज, यानी मैग्नीशियम रिबन का जलना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। तो हमने देख लिया ये कैसा चेंज है, ये केमिकल चेंज है। अब आगे देखिए, व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड अ न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये एक केमिकल चेंज है। वी ऑब्जर्व दैट हीट एंड लाइट आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इन दिस रिएक्शन। और यहाँ हमने ये देखा कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो एक नया सब्सटेंस तो बना ही है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके अलावा हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो ये इसकी केमिकल इक्वेशन है, यानी जो मैग्नीशियम रिबन जलता है इसको हम किस तरीके से इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, इस इक्वेशन के द्वारा। आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है। अब जब वो जलेगा तो वो हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और जब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक नया सब्सटेंस होगा, जो कि एक वाइट पाउडर के रूप में होता है। उसके अलावा हीट जनरेट होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड और लाइट इज कॉल्ड कंबस्जन। यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस कर सकता है, तो इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कंबर्जन। दूसरे शब्दों में कहें तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं, कंबस्टन वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। सब्सटेंसेस दैट अंडरगो कंबस्टन रिएक्शंस आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो जिनमें कि कंबस्टन रिएक्शन हो सकता है, इनको कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। यानी जो चीज़ें आग पकड़ लेती हैं, जो जलती हैं, उनको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल वुड यानी लकड़ी, पेपर, कॉटन, केरोसिन एट्सेट्रा आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंस है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। जैसे कि आप लोहा लेते हैं, आप लोहे को कितना भी आग में गर्म कर लीजिए, वो लाल हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, लेकिन आग पकड़ेगा नहीं, उसमें फ्लेम्स नहीं निकलेंगी। तो जो आयरन है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं होता। लेकिन ये जो हमने एग्जांपल्स देखे, वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन, ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, क्योंकि ये आग पकड़ लेते हैं। इनमें आपको फ्लेम्स भी नज़र आती है, जो लपटें होती हैं आग की। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है। लेट अस फाइंड आउट वेदर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबस्टन। यानी कि क्या कंबस्टन के लिए, क्या जलने के लिए ऑक्सीजन का होना एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है? वैसे तो इसका आंसर है येस है। ऊपर भी हमने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन इसी चीज़ को अब हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। पहले तो आप ये फिगर, ये डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक प्लेट या पैट्री डिश कही गई है, इसके ऊपर आपने एक कैंडल जलाई। यहाँ पर भी एक कैंडल जलाई है, जो कि कैंडल आपने जलाई है, उसके ऊपर एक ग्लास टम्बलर को आपने उल्टा करके रख दिया। इस केस में यहाँ पर इसके ऊपर कोई ग्लास टम्बलर नहीं है, इसके ऊपर आपने एक इन्वर्टेड उल्टा करके ग्लास टम्बलर रख दिया। देख रहे हैं, ये वाली जो कैंडल है वो बुझ रही है, जबकि ये वाली जलती जा रही है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्लेस 2 आइडेंटिकल कैंडल्स ऑन 2 सेपरेट पेट्री डिशेज एंड लाइट देम। आपने 2 यहाँ पर पेट्री डिशेज ली, उनके ऊपर आपने 2 कैंडल्स रखी और उनको जलाया, ठीक है। उसके बाद
कवर वन ऑफ दिस विद अ ग्लास टम्बलर एज शोन इन फिगर 5.6। उसमें से एक जो आपकी ये कैंडल जल रही थी उसके ऊपर आपने इस तरीके से ग्लास टम्बलर उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया। अब होगा क्या, इसमें हवा की सप्लाई रुक जाएगी, एयर की सप्लाई रुक जाएगी, और एयर के अंदर ही तो ऑक्सीजन होती है, तो इस कैंडल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो धीरे धीरे ये बुझ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, व्हाट हैपन्स टू दी कैंडल फ्लेम्स इन द टू केसेस। दोनों केसेस में आपको कैंडल फ्लेम्स में क्या नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो ये कैंडल है ये जलती रहेगी क्योंकि इसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है। यहाँ पर ये जो कैंडल है ये बुझ गई है क्योंकि धीरे धीरे इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। इससे हमें पता चलता है कि जलने के लिए, कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर ये आपको काला धुआं नज़र आ रहा होगा, ब्लैक स्मोक। ये पता है किस चीज़ को दिखा रहा है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनती है, वैक्स के अंदर कार्बन होती है और ये कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो ये जो काला धुआं है ये कार्बन डाइऑक्साइड को दिखा रहा है। अब इन्हीं बातों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। वी ऑब्जर्व दैट द कैंडल दैट वॉज नॉट कवर्ड, यानी जिस कैंडल को कवर नहीं किया गया, यानी इसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जो कि फिगर 5.6 से में दिखाया भी गया है। कॉन्टिन्यूस टू बर्न, ये लगातार, ये वाली कैंडल लगातार जलती जा रही है क्योंकि इसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है। वेयर एज द कैंडल दैट वॉज कवर्ड विद अ ग्लास टम्बलर स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम, वाई डज दिस हैपन। लेकिन ये वाली जो कैंडल थी जिसके ऊपर की ग्लास टम्बलर रख दिया गया था, ये वाली जलना बंद हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी बंद हो गई। सिंस द कैंडल कवर्ड बाय द ग्लास टम्बलर डज नॉट हैव अ कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ एयर, ये जो ग्लास टम्बलर से जो ये कवर की गई है कैंडल, इसको कॉन्टीन्यूस सप्लाई नहीं मिली एयर की। थोड़ी देर तक इसमें ऑक्सीजन थी, हवा थी, उसके बाद हवा इसमें ख़त्म हो गई, उसके बाद कॉन्टीन्यूस सप्लाई नहीं मिली। और हवा में ही तो ऑक्सीजन होती है, तो हवा नहीं आ रही थी तो ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, फिर ये जलना बंद हो गई। द फ्लेम गेट्स एक्सटिंग्विश सून, तो इसकी जो लपटें थी, जो आग जल रही थी, वो जल्दी ही बुझ गई। ठीक है, द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट कंबस्टन इज ऑक्सीजन, यानी कि एयर का वो कौन सा कंपोनेंट है जो जलने में मदद करता है, वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, दिस कैन बी कंफाउंड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्लास टम्बलर इन्वर्टेड ऑन द कैंडल। और ये मैं इससे भी पता चल रहा है कि अब यहाँ पर आपको ये काला धुआं नज़र आ रहा है, जो कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो किस चीज़ को दिखा रहा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। देखिए, जब ये वैक्स थी, वैक्स के अंदर कार्बन थी, वो जब तक इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई थी तो वो उसके साथ रिएक्ट कर रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी। फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर ख़त्म हो गई और यहाँ पर आपको ये ब्लैक जो कह सकते हैं काला धुआं जो है वो साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है, यानी इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें बन रही थी। हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें बनी, इसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। फिर वही इसमें हम यूज़ करेंगे जो लाइम वाटर वाला कंसेप्ट है कि अगर आप यहाँ इस पेट्री डिश में यहाँ पर अगर आप लाइम वाटर डाल देते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनी, जब वो इस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाएगा। और हम ये कह सकते हैं फिर कि देखो ये लाइम वाटर मिल्की हो गया, इसका मतलब जो ये गैस थी यहाँ पर, ये जिसके साथ इस लाइम वाटर ने रिएक्ट किया, ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी। क्योंकि लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो लाइम वाटर मिल्की सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम पहले भी अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। यू कैन टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर, ये मैंने आपको कहा था थोड़ा सा लाइम वाटर मिला दीजिए इन द पेट्री डिश, पेट्री डिश में थोड़ा सा लाइम वाटर रखा। यू विल नोटिस दैट इट टर्न्स मिल्की, फिर वो लाइम वाटर जब उस गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मिल्की हो जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको समझा था ना कि जब ये लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये मिल्की सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये ऊपर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। दिस कार्बन डाइऑक्साइड वॉज फॉर्म्ड बाय द कार्बन फ्रॉम द वैक्स एंड दी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी कैसे थी गैस, इसमें जब वैक्स के अंदर जो कार्बन थी उसने रिएक्ट किया था ऑक्सीजन के साथ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। इन अदर वर्ड्स ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन। तो इस सारे प्रोसेस में, इस पूरी एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि जलने के लिए, कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो अगर कोई चीज़ जल रही है तो ऑक्सीजन अगर उसको नहीं मिलती रहेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो वो चीज़ जलना भी बंद हो जाएगी। ठीक है, और अगर किसी जगह पर ऑक्सीजन है ही नहीं तो फिर वो चीज़ जलेगी ही नहीं। अब इसके बाद देखिए हमें क्या बताया गया, साइंस एंड सोसाइटी। इफ़ अ पर्सनस क्लोथ्स कैच फायर व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर, अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए
तो इस आग को बुझाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? रैप अ ब्लैंकेट और क्लॉथ अराउंड द पर्सन, यानी जिस व्यक्ति के कपड़ों में आग लगी है उसको आप ब्लैंकेट या कपड़े से ढक दीजिए, पूरा लपेट दीजिए उसको। दिस कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। अब होगा क्या, जब आप किसी व्यक्ति को जिसके कपड़ों में आग लगी है उसको ब्लैंकेट से या कपड़े से पूरा लपेट देते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाएगी, एयर की सप्लाई नहीं जाएगी, क्योंकि चारों तरफ तो आपने कपड़ा लपेट दिया, ब्लैंकेट लपेट दिया। अब क्योंकि एयर अंदर नहीं जा रही तो इसका मतलब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही, और जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, तो वो जो आग है वो बुझ जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन, सावधानी बरतने को कहा गया है। सिंथेटिक ब्लैंकेट और क्लॉथ शुड नेवर बी यूज्ड, यानी कि सिंथेटिक ब्लैंकेट और सिंथेटिक क्लॉथ को नहीं यूज़ करना चाहिए। नेवर बी यूज टू पुट आउट अ फायर, यानी कि आग बुझाने के लिए सिंथेटिक ब्लैंकेट और सिंथेटिक क्लॉथ का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न यहाँ पर है, एज दीज कैन मेल्ट एंड स्टिक टू द स्किन, क्योंकि अगर आप सिंथेटिक ब्लैंकेट या सिंथेटिक क्लॉथ का यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए तो ये मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और जो व्यक्ति होगा जिसको आग लगी होगी उसके स्किन से ये चिपक जाएगा, ये उसके लिए और भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी के कपड़ों में आग लगी है तो कभी भी उसको बुझाने के लिए, उसको चारों तरफ लपेटने के लिए आप सिंथेटिक ब्लैंकेट या सिंथेटिक क्लॉथ का यूज़ ना करें। अब इसके बाद देखिए हमें क्या दिया गया, फैसिनेटिंग फैक्ट्स, नेचर्स वंडर्स। अब यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीज़ बताई गई है जो हम नेचुरली देख सकते हैं, इनको हम हिंदी में जुगनू कहते हैं और इंग्लिश में फायर फ्लाइज है। हो सकता है आपने कभी ये देखा हो, ये टिमटिमाते हैं रात के समय। यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट्स emitting light in a garden or a field in late evenings, यानी कि अगर हो सकता है आपने कभी खेतों में या गार्डन में लेट इवनिंग में देखा हो कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि लाइट एमिट करते हैं। एमिटिंग लाइट मतलब जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड फायर फ्लाइज, इनको हम फायर फ्लाइज कहते हैं, हिंदी में जुगनू कहते हैं। एंड देयर लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल चेंज, और इनके अंदर कुछ ऐसा केमिकल चेंज होता है जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट, इनमें लाइट तो प्रोड्यूस होती है लेकिन हीट प्रोड्यूस नहीं होती। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये जो लाइट प्रोड्यूस होती है बिना हीट के, इस तरीके के लाइट को हम क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर कंबस्टन, यानी कि सिर्फ हवा का होना कंबस्टन के लिए, जलने के लिए काफ़ी होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि दो चीज़ों की ज़रूरत हमने देखी थी, एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए जो जले, और उसके अलावा एयर की सप्लाई होनी चाहिए क्योंकि एयर में ही ऑक्सीजन होती है। तो दो चीज़ें हमने देखी थी, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए और ऑक्सीजन होनी चाहिए जो कि हवा के थ्रू मिलती है। अब क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कंबस्टन के लिए ज़रूरी होती है? देखते हैं। वी लर्नड अबाउट, अभी ऊपर हमने पढ़ा दैट कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, एंड ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आर नेसेसरी फॉर कंबस्टन, जलने के लिए। वी ऑल्सो नो दैट पेपर इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, हम जानते हैं कि पेपर एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, पेपर जलता है, अगर पेपर को आग लगाओगे तो वो जलेगा। बट वी कैन कीप इट इन द एयर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विदाउट इट कैचिंग फायर, लेकिन अगर आप पेपर को ऐसे ही छोड़ दें, हवा मतलब नॉर्मली छोड़ दें कहीं रख के, तो काफ़ी लंबे समय तक उसको छोड़ के रखिए, उसमें कोई आग नहीं लगेगी। इसका मतलब सिर्फ इतना तो काफ़ी नहीं है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस है। देखिए पेपर कंबस्टिबल सब्सटेंस है, आपने पेपर रख दिया, आप कहेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपने उसे नॉर्मली कहीं छोड़ दिया तो उसको हवा भी मिल रही है, अब हवा भी मिल रही है, कंबस्टिबल सब्सटेंस भी है, हवा भी मिल रही है जिसमें ऑक्सीजन है, फिर भी वो जल नहीं रहा। यानी इनके अलावा भी कुछ ऐसी और चीज़ें होती है जो कंबस्जन के लिए, जलने के लिए ज़रूरी होती हैं। व्हाट एल्स इज़ नीडेड टू स्टार्ट कंबस्जन, तो कंबस्जन स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आग लगने की जो स्टार्टिंग होती है वो कैसे होती है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं? लेट अस लर्न अबाउट दिस। अब हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि आपके पास कंबस्टिबल सब्सटेंस भी है, एयर भी है यानी जिसमें ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये जो पेपर है वो जल ही नहीं रहा। तो अब इसको और किस चीज़ की ज़रूरत होगी जिससे कि कंबर्जन स्टार्ट हो जाए? अब हम इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर पहले तो हमें एक क्वेश्चन यानी कि सावधानी बरतने को कहा गया है इस एक्टिविटी में। परफॉर्म दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट, यानी ये एक्टिविटी तभी करें जब आपके पास साथ आपके टीचर हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो। ठीक है। अब ध्यान से देखिए। होल्ड अ पीस ऑफ पेपर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, यानी चिमटे की मदद से आप एक पीस ऑफ पेपर को पकड़िए, एंड ब्रिंग अ लाइटेंड मैच स्टिक टू इट,
और एक जलती हुई माचिस की तिल्ली उस पेपर की तरफ लाइए। आप इमेजिन कर सकते हैं आपने चिमटे से एक पेपर को पकड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से आपने चिमटा लिया हुआ है उसमें और एक पेपर को पकड़ा हुआ, और राइट हैंड साइड से एक जलती हुई मैच स्टिक आप पेपर की तरफ लाते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही वो टच करेगा उस पेपर को, पेपर जलना शुरू हो जाएगा। इट क्विकली कैचेस द फायर। तो जैसे ही वो जलती हुई मैच स्टिक पेपर के बिल्कुल नज़दीक आ गई, उसे टच करती है, वो कागज़ जलना शुरू हो जाता है। डू वी से दैट वी नीड अ फायर टू स्टार्ट द बर्निंग प्रोसेस। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ को जलाने के लिए, बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए फायर की ज़रूरत होती है, आग की ज़रूरत होती है। अब अगर हम ये एक्टिविटीज़ अभी तक जो हमने सुनी कि एक पेपर लिया और एक तरफ से जलती हुई मैच स्टिक लाया, उससे टच किया और वो पेपर जलना शुरू हो गया, तो ऐसा लगता है कि आग की ज़रूरत होती है। आग होगी तभी कोई दूसरी चीज़ जलेगी। ठीक है, अभी तक ये देखकर, ये इमेजिन करके हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है कि हमें कोई जलती हुई चीज़ चाहिए ही होगी तभी वो दूसरी चीज़ आग पकड़ेगी? नहीं। अभी देखिए आगे क्या देखने वाले हैं, आगे क्या पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या कहा गया है, टेक अनदर पीस ऑफ पेपर। अब आप एक और पीस ऑफ पेपर लीजिए यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इस बार आपने मैग्नीफाइंग ग्लास लिया है, कोई जलती हुई मैच स्टिक नहीं लाए हैं। इस बार आपने क्या लिया, मैग्नीफाइंग ग्लास। फोकस द सन रेज टू मेक द स्मॉलेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑन द पेपर। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास है। इसका यूज़ करके आप सन रेज को फोकस कर रहे हैं यहाँ इस पॉइंट पे, इतने छोटे पॉइंट पर आप उसको लेकर आ रहे हैं सन रेज को। यानी जब सन रेज इस मैग्नीफाइंग ग्लास से एंटर करती है तो यहाँ पर आकर ये सन रेज इस तरीके से एक छोटे से पॉइंट पे फोकस हो रही है। ठीक है, एज शोन इन द फिगर 5.7a, होल्ड इट देयर फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए आप मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे रखिए। अब ये सन रेज इतने छोटे पॉइंट पर फोकस हो चुकी है। अब उसके बाद देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे ये पेपर यहाँ पर जलना शुरू हो जाएगा। देखिए लिखा है ना, पेपर कैचिंग फायर। धीरे धीरे यहाँ पर ये पेपर आग पकड़ना शुरू हो जाएगा। जबकि इस बार तो आपको ये जलती हुई माचिस की तिल्ली भी नहीं लाए, उसके बावजूद ये पेपर यहाँ पर जलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इससे एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को अगर जलाना है तो दूसरी जलती हुई चीज़ ही लेकर आनी पड़ेगी। हाँ, वो भी ला सकते हैं, उससे ये चीज़ जल जाएगी, लेकिन इसके अलावा भी तरीका होता है जिससे कि, जैसे कि पेपर बिना आग जलाए, यानी कि बिना जलती हुई मैच स्टिक के, बिना जलती हुई माचिस की तिल्ली से भी ये जलना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमने देखा। अब इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। देखिए, वी ऑब्जर्व दैट द पेपर स्टार्ट्स टू एमिट स्मोक। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर ये जो पेपर है इसमें से हल्का हल्का धुआं निकलना शुरू हो जाता है। एंड देन कैचेस फायर, फिर ये पेपर आग पकड़ लेता है, जैसा कि फिगर 5.7b में दिखाया गया। दस वी फाइंड दैट अ सब्सटेंस कैन बर्न इवन विदाउट फायर, यानी कि कोई चीज़ बिना आग के भी जल सकती है। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस चेंज। हम इस चेंज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि पेपर जल गया, ये उसमें चेंज आ गया, इसने आग पकड़ ली, कैसे, बिना आग के ये जलना कैसे शुरू हो गया। अब इसका रीज़न देखिए, फोकसिंग सन रेज ऑन द पेपर हीट्स इट। जब यहाँ पर ये सन रेज, यहाँ से सन रेज ऐसे आई, इसमें से होते हुए मैग्नीफाइंग ग्लास से, और इस जगह पे इकट्ठी हो गई इतने छोटे से पॉइंट पे। ठीक है, जब यहाँ पर ये सन रेज फोकस हो गई सारी, तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, पेपर हीट हो गया यहाँ से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, पेपर हीट हो गया, पेपर इस जगह पे गर्म हो गया। द टेम्परेचर ऑफ द पेपर इंक्रीजेज विद टाइम। और जैसे जैसे समय बीतता गया, ये ऐसे ही आपने मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ा हुआ है, सनरेज यहाँ फोकस कर रही है, और धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, इस जगह पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आफ्टर सम टाइम द पेपर बिकम्स सो हॉट दैट इट स्टार्ट्स बर्निंग। और एक समय के बाद, यानी कुछ समय के बाद, पेपर इतना गर्म हो जाता है कि वो यहाँ पर इस जगह पे जलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दिस मिनिमम टेम्परेचर at which a substance catches fire is called its ignition temperature। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर जिस पर कि वो आग पकड़ लेता है, उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। तो आप क्या लिखेंगे, दिस मिनिमम टेम्परेचर एट विच
अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कि वो आग पकड़ लेता है, यानी उसका एक मिनिमम एक ऐसा टेम्परेचर था जो रिक्वायर्ड था आग पकड़ने के लिए। जैसे ही वो मिनिमम टेम्परेचर, जो रिक्वायर्ड मिनिमम टेम्परेचर था, जैसे टेम्परेचर उतना पहुंचेगा वो चीज़, वो सब्सटेंस आग पकड़ लेगा। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं उस चीज़ का, उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि यहाँ ये पेपर था, जैसे ही इस पेपर में ये जो पॉइंट था जहाँ पर सन रेज फोकस हुई थी, जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर इतना हुआ जो कि इसके आग पकड़ने के लिए ज़रूरी था, तो इसने आग पकड़ ली, इसमें से धुआं निकला और आग जल गई इसमें। तो हम कहेंगे कि अब इसका जो टेम्परेचर है वो इसके इग्निशन टेम्परेचर तक आ चुका है। यानी वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर ये पेपर आग पकड़ना चाहिए था, अब वो टेम्परेचर हो गया है। इतने टेम्परेचर को, इस तरह के टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर, जिस पर कि कोई चीज़ आग पकड़ लेती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ जलने लगती है, उस टेम्परेचर को हम उस चीज़ का, उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब कई चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, कई चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सबका एक जैसा नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। इसलिए कोई चीज़ तो जल्दी जल जाती है, कोई चीज़ देर लगाती है जलने में। अब आगे देखिए, सिंस द टेम्परेचर ऑफ द लाइटेड मैच स्टिक वॉज ऑलरेडी हायर देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर, इट कॉट फायर ऑलमोस्ट इमीडिएटली। अब यहाँ पर अगर ये वाला केस आप देखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास वाला, तो यहाँ पर आग जलने में, पेपर को जलने में टाइम लगा, काफ़ी देर आपको ये मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ के रखना पड़ा। कब तक? जब तक कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर तक ये हीट नहीं पहुँच गई। जैसे वो टेम्परेचर वहाँ तक पहुँचा, इसने आग पकड़ ली। लेकिन इसी पेपर के पास अगर आप एक जलती हुई मैच स्टिक लेकर आते हैं, एक जलती हुई मैच स्टिक इसके पास लेकर आते हैं, तो ये तुरंत आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि ये जो जलती हुई मैच स्टिक आप लाए, यहाँ पर ये जो इसका ये तो मैच स्टिक जल ही रही थी, तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर था वो ऑलरेडी इस पेपर के इग्निशन टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा था। मतलब ये जो मैच स्टिक आप जलती हुई लेकर आए, ये मैच स्टिक का जो टेम्परेचर था, यहाँ पर ये मैच स्टिक जल रही थी, तो इस जलती हुई मैच स्टिक का जो टेम्परेचर था वो इस पेपर के इग्निशन टेम्परेचर से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जैसे ये टच हुआ तो इसका जो रिक्वायरमेंट थी, जो मिनिमम हीट की रिक्वायरमेंट थी जलने की, वो इसको पहले ही मिल गई, ये तुरंत जलना शुरू हो जाता है। लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास के केस में इसको टाइम लगता है, पहले वो टेम्परेचर वहाँ तक पहुँचता है जितना इसको जलने के लिए चाहिए, फिर जैसे वो उस टेम्परेचर तक पहुँचता है फिर इसके अंदर वो आग लगती है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कहा गया। सो वी कैन कंक्लूड दैट फॉर द कंबस्शन प्रोसेस टू अकर। तो अब हमने क्या रिजल्ट निकाला, अब हम किस नतीजे पर पहुँचे कि अगर कोई चीज़ जलती है, यानी कि जो कंबस्शन प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ का, तो उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स। किसी भी चीज़ को कंबस्शन के लिए, किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। सबसे पहले तो वो चीज़ कंबस्टिबल होनी चाहिए, यानी कि वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि जले। अब आप लोहा पकड़ के बैठ जाएंगे और उसको हीट देते रहेंगे, उसमें कभी आग नहीं लगेगी। तो पहले तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, और कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम फ्यूल भी कहते हैं। जैसे आपका कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, लकड़ी हो गई, ठीक है, ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो जलते हैं और इनको फ्यूल भी कहते हैं। पहले तो इनकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद आपको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उस चीज़ को, तो फिर वहाँ पर आग भी नहीं लगेगी। ठीक है, ऑक्सीजन भी कंबस्जन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। थर्ड पॉइंट, हीट दैट अलाउज द फ्यूल टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर। फिर इतनी हीट भी होनी चाहिए जिससे कि वो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वो जो फ्यूल है, इतनी हीट उसको मिलनी चाहिए कि उसका जो टेम्परेचर है वो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। यानी वो टेम्परेचर जो उसके जलने के लिए ज़रूरी है, इतनी हीट जब उसको मिल जाएगी और उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, तो वो चीज़ आग पकड़ लेगी। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए जो जलने वाली चीज़ होती है, जैसे कि जिनको हम फ्यूल कहते हैं। फिर ऑक्सीजन ज़रूरी है इसके लिए, और फिर इतनी हीट दीजिए कि उस चीज़ का, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी है, तभी उस चीज़ में आग लगती है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या दिया गया है। कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन द सेम प्रोसेस। यानी कि क्या एक ही प्रोसेस में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस एक साथ हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ।
ऐसा कब होता है? जब आप वैक्स कैंडल को बर्न करते हैं ना या मोमबत्ती जलाते हैं तब ऐसा होता है। इसी के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट चेंजेस टेक प्लेस व्हेन अ कैंडल इज लिट? क्या होता है, कौन से चेंजेस आते हैं जब आप एक कैंडल को जलाते हैं? लेट अस एक्सप्लोर। अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, लुक एट फिगर 5.9। फिगर 5.9 दिया गया है। यहाँ पर एक कैंडल जल रही है और कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस बर्निंग कैंडल के बारे में अपने अपने व्यू बता रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। एनालाइज व्हाट स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट द बर्निंग कैंडल। अब आपको एनालाइज करना है ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं इस बर्निंग कैंडल के बारे में। व्हाट डू यू थिंक? और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो सबसे पहले इस स्टूडेंट ने क्या बोला, द वैक्स मेल्ट्स एंड इवेपोरेट्स। इसने कहा कि जो वैक्स है वो मेल्ट होती है और इवेपोरेट होती है। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। अब इसके बाद इस स्टूडेंट ने क्या कहा, आई थिंक द वैक्स बर्न्स। उसने कहा कि मुझे लगता है कि वैक्स जलती है एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, और नए सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगले स्टूडेंट ने क्या कहा, मे बी द विक ड्रॉज अप द लिक्विड वैक्स। अब इसका मानना ये है, इसने ये अंदाज़ा लगाया कि जो विक होती है यानी जो बत्ती होती है, मोमबत्ती में जो बत्ती होती है वो लिक्विड वैक्स को सोख लेती है, खींच लेती है। इस स्टूडेंट ने कहा मे बी, शायद ऐसा होता हो। अब उसके बाद इस स्टूडेंट ने क्या कहा, वैक्स मेल्ट्स, कि वैक्स मेल्ट होती है, पिघलती है। फ्लोस, बहती है, जैसे वैक्स मेल्ट होकर आप देख रहे हैं ना जैसे बहती है, आपने अपने घर में भी कभी ये देखा होगा, जब वैक्स कैंडल जलाते हैं वैक्स मेल्ट होती है और बहती है। एंड सोलिडिफाइज, यानी कि फिर वैक्स जम जाती है, इस तरीके से फिर वो एक जगह पे आके पर्टिकुलर शेप में जम जाती है। ठीक है, इन डिफरेंट शेप्स, यानी कि मेल्ट होती है वैक्स, फिर फ्लो होती है, उसके बाद सोलिडिफाइज होती है, जम जाती है अलग अलग शेप में। अब इन सभी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ध्यान में रखिएगा। अब हम ये देखने जा रहे हैं इनमें से कौन सा चेंज फिजिकल चेंज हुआ, कौन सा केमिकल चेंज हुआ। द वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट्स, यानी कि जो वैक्स होती है कैंडल की वो मेल्ट होती है, पिघलती है। इस कैरिड अप द विक, यानी कि जो वैक्स होती है कैंडल पे वो पिघल कर बत्ती पर आती है। ठीक है, उसकी विक पर आती है। एंड इवेपोरेट्स, और फिर वो इवेपोरेट हो जाती है ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम। किसकी वजह से? हीट ऑफ द फ्लेम की वजह से। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब वैक्स होती है, वैक्स कैंडल होती है, अगर आप इसको देखेंगे तो जब ये जलती रहती है तो आपको थोड़ी सी वैक्स मिलती है बाद में। इसका ये मतलब हो कि सारी की सारी वैक्स इवेपोरेट नहीं होती, कुछ वैक्स उसकी बच जाती है जो कि नीचे आपको बाद में मिल जाती है। कुछ हिस्सा वैक्स का ऐसा होता है जो कि इवेपोरेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो लिखा था ना, इसको आप इस चीज़ को जो मैंने अभी बताया उसको ध्यान में रखते हुए इसको पढ़िएगा। द वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट, यानी कि कैंडल की वैक्स मेल्ट होती है। इस कैरिड अप द विक, फिर वो बत्ती पर आती है। एंड इवेपोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम, फिर वो हीट ऑफ द फ्लेम यानी वो जो आग की रपट होती है ना उसकी हीट की वजह से वो इवेपोरेट हो जाती है। लेकिन सारी वैक्स इवेपोरेट नहीं होती, उसका एक कुछ हिस्सा मेल्ट होकर नीचे भी आ जाता है, जो बाद में आपको एक्स्ट्रा मेल्ट जो वैक्स होती है जो बच जाती है फाइनली वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप इतनी बड़ी एक वैक्स कैंडल लेकर आए हैं तो उसमें से जो बाद में वैक्स मिलेगी ना पिघलने के बाद वो लगभग इतनी थोड़ी सी आपको मिल जाएगी, बाकी जो हिस्सा होगा वैक्स का वो इवेपोरेट हो जाता है, थोड़ी सी वैक्स फिर आपको मिल जाती है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। द वेपर ऑफ वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस अ फ्लेम, इसका क्या मतलब हुआ कि जो वेपर ऑफ वैक्स है यानी वैक्स का जो वेपर होता है फिर वो बर्न करता है और फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब हम देख रहे हैं इनमें से क्या क्या फिजिकल चेंज है, क्या क्या केमिकल चेंज है। अब देखिए, द मेल्टिंग ऑफ वैक्स एक चीज़ हो गई, वैक्स का मेल्ट होना, इट्स सॉलिडिफिकेशन फिर उसका जम के सॉलिड बन जाना, एंड इवेपोरेशन उसका इवेपोरेट होना, आर फिजिकल चेंजेस। तो ये सारे तो हो गए फिजिकल चेंजेस। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, उसका सॉलिडिफिकेशन जम जाना, एंड उसका जो इवेपोरेशन होता है वैक्स का, ये सब क्या है? फिजिकल चेंजेस है। यानी कि जब वैक्स को बर्न किया तो ये सब तो फिजिकल चेंज हो गए। अब देखते हैं केमिकल चेंज कौन से हैं। द बर्निंग ऑफ वेपर ऑन द अदर हैंड इज़ अ केमिकल चेंज, यानी जो वैक्स के वेपर होते हैं, वैक्स के वेपर जब बर्न होते हैं, जब वैक्स के वेपर जलते हैं तो फिर उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो फिजिकल चेंज में तो आ गया मेल्टिंग ऑफ वैक्स, सॉलिडिफिकेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, ये सब तो हो गया फिजिकल चेंज। और जो वैक्स के जो वेपर होते हैं जब ये बर्न होते हैं, जब ये जलते हैं तो इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो वैक्स कैंडल जब आप बर्न करते हैं तो उसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज एक साथ ये दोनों काम हो रहे होते हैं। दिस शोज दैट द बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इससे हमने क्या देखा, इससे हमने क्या सीखा कि जो बर्निंग ऑफ अ कैंडल होता है, जब वैक्स कैंडल जलती है तो इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के चेंजेस एक साथ दिखाई देते हैं।
अब इसके बाद यहाँ पर हम एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, नो अ साइंटिस्ट। द कैंडल यू जस्ट ऑब्जर्व हैज़ लॉन्ग बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर सेवरल साइंटिस्ट्स इंक्लूडिंग माइकल फेराडे। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया कि ये जो कैंडल अभी हमने देखी कि बर्निंग कैंडल जो ये होती है, ये साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता का विषय रही है, जिनमें से एक साइंटिस्ट है माइकल फेराडे। यानी कि जो साइंटिस्ट भी बड़े ध्यान से देखा करते थे कि कैंडल किस तरीके से वर्क करती है, जब ये जलती है तो क्या क्या होता है, क्योंकि उनको एक ही चीज़ में, यानी कि बर्निंग ऑफ कैंडल में उनको फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों नज़र आते थे। तो ये उनकी उत्सुकता का कारण होता था साइंटिस्ट का, जिनमें से एक थे माइकल फेराडे, हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सेवरल एरियाज ऑफ साइंस। और माइकल फेराडे का साइंस के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन द 19th सेंचुरी फेराडे डिलीवर्ड अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। 19th सेंचुरी में उन्होंने कुछ लेक्चर्स दिए थे, किस टॉपिक के ऊपर? केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल के ऊपर। फेराडे बिलीव्ड, फेराडे का ये विश्वास था दैट द कैंडल वॉज द परफेक्ट ऑब्जेक्ट टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक स्टडी। उनका ये मानना था कि साइंटिफिक स्टडी को इंट्रोड्यूस करने के लिए कैंडल सबसे बढ़िया चीज़ है, ठीक है। थ्रू इट ही डिस्कस, थ्रू इट मतलब कैंडल के थ्रू, ही डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस लाइक मेल्टिंग, वेपराइजेशन एंड कंबस्टन। यानी कि कैंडल के थ्रू ही उन्होंने केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस के बीच में डिफरेंसेस बताए। जैसे कि कैंडल के थ्रू ही, बर्निंग कैंडल के थ्रू उन्होंने बताया कि मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंबस्टन, इनमें से कौन कौन से फिजिकल प्रोसेस है, कौन से केमिकल प्रोसेस है और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये सब उन्होंने कैंडल के थ्रू ही समझाया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, आर चेंजेस परमानेंट, यानी जो चेंजेस आते हैं क्या वो परमानेंट होते हैं? जैसे हमने देखा ना, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, तो ये जो चेंजेस होते हैं क्या ये चेंजेस परमानेंट होते हैं? वंस समथिंग हैज़ अंडरगोन अ चेंज, जब किसी चीज़ में कोई चेंज आ जाता है, कैन वी गेट इट बैक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, क्या हम उसको वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? थिंक अगेन अबाउट ऑल द चेंजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड और टॉक्ड अबाउट सो फार। अभी तक हमने जो चेंजेस की बात की है उन सब के बारे में सोचिए। देखिए हमने टेबल 5.1 जो अभी मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, उन जब उसमें जितनी भी चेंजेस बताए गए थे उन सब के बारे में यहाँ पर इस टेबल में भी हमें फिल करना है, ठीक है। इन विच ऑफ दीज कैन वी गेट बैक द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इन द फॉर्म वी स्टार्टेड विद। यानी कि अभी तक जो भी इस चैप्टर में हमने कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ा, स्पेसिफिकली जो टेबल 5, जैसे टेबल 5.2 है, जो टेबल 5.1 मैंने आपको समझाई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में इस चैप्टर के इसी वीडियो में, तो वहाँ पर जो चेंजेस दिए गए थे, जिनमें से यहाँ पर 1 2 3 4 5, 4 आप देख सकते हैं, 4 तो नज़र ही आ रहे हैं, बाकी मैं अभी सारे बताऊँगा आपको। ये सब चेंजेस क्या इनको आप इनकी पुरानी फॉर्म में लेके जा सकते हैं या नहीं, ये आपको बताना है। उसके बाद रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 5.2, फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस यहाँ टेबल 5.2 में यहाँ पर आपको लिखनी है। ये टेबल आपको याद होगी, इसी वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने देखी थी। ये सब चीज़ों को अब हमें देखना है कि ये जितने भी चेंजेस हैं क्या ये चेंजेस वापस अपनी पुरानी फॉर्म में लाए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो चेंजेस आ गए, यहाँ क्या है, द ओरिजिनल स्टेट कैन बी ब्रॉट बैक, येस और नो। तो क्या आप इनको इनकी पुरानी फॉर्म में ला सकते हैं कि नहीं? सबसे पहला मेल्टिंग आइस क्यूब्स, यानी कि आइस क्यूब मेल्ट हो गई, उसको जमा के हम वापस उसकी आइस क्यूब बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये अपनी पुरानी फॉर्म में आ सकता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे येस। चॉपिंग वेजिटेबल्स, आपने वेजिटेबल्स को काट दिया, क्या वापस उनको आप पुराने फॉर्म में ला सकते हैं जिस फॉर्म में वो कटने से पहले थे? नहीं ला सकते, तो यहाँ लिखेंगे नो। बॉइलिंग वाटर, जब आप पानी को बॉयल करते हैं तो पानी वेपराइज हो जाता है, उसी वेपराइज वाटर को, यानी कि जब वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, जब आप कंडेंस करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो वापस से पानी में चेंज हो जाता है। तो इसको आप पुरानी फॉर्म में ला सकते हैं। देखिए पानी का जो है ना, कि पानी कौन कौन सी स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड जब जमा हुआ है, लिक्विड और उसके अलावा गैसियस फॉर्म, ठीक है। अब इसमें आप किसी भी स्टेट को, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कीजिए, लिक्विड को गैस में, फिर गैस को अगर आप ठंडा करते हो वापस लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड को और ठंडा करते हो फिर सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो पानी की जो स्टेट्स है वो इजीली चेंज हो सकती हैं, इसीलिए बॉइलिंग वाटर से जो स्टेट में चेंज आएगा उसको आप वापस उसके पुराने फॉर्म में ला सकते हैं। उसके बाद मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, आप कॉर्न लाए, उसको आपने गर्म किया, पॉपकॉर्न बना दिया, क्या दोबारा कॉर्न बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो यहाँ आप लिखेंगे नो। कटिंग अ पीस ऑफ पेपर, आपने पेपर को काट दिया, पीस ऑफ पेपर को काट दिया, क्या उसको दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं। आप टेप तो लगा सकते हैं लेकिन पुराने जैसा नहीं बना सकते, तो नो। उसके बाद एडिंग बीट रूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर, आपने चुकंदर का जो रस होता है उसको पानी में डाल दिया और पानी का जो रंग है वो बदल जाएगा, क्या उसको पुराने
फॉर्म में ला सकते हैं पानी को जो पहले था चुकंदर मिलाने से पहले? नहीं, तो यहाँ नो। बर्निंग वुड, आपने लकड़ी को जलाया, उसका राख बन गया, क्या दोबारा उससे लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो पुरानी फॉर्म में नहीं आ सकता, इसलिए नो। ड्राइंग वेट क्लॉथ्स, यानी कि कपड़े गीले हैं, आप उनको सुखा रहे हैं, तो यहाँ तक वो पानी का ही स्टेट चेंज हो रहा है ना, तो उसको तो चेंज किया जा सकता है, यस, क्योंकि पानी आप सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से वापस लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो, यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पर आपने आटा गूंदा और उसकी स्मॉल बॉल बना ली, तो क्या ये रिवर्सिबल चेंज है? बिल्कुल, आप इसको दोबारा रिवर्सिबल कर सकते हैं। ये वाला जो पैटर्न है इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर भी यस ही आना चाहिए। ये है क्या? रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इनटू चपातीस, यानी कि आपने जो छोटी छोटी बॉल्स बना ली आटे की, उसके बाद उसको बेलन से बेला तो फिर वो चपाती की शेप में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या वापस आप उसको बॉल बना सकते हैं? उसी आटे को लीजिए, उसको दोबारा बॉल बना लीजिए, तो ये पॉसिबल है। हाँ, ये किस केस में पॉसिबल नहीं होगा वो भी समझ लीजिए। अगर यहाँ ये कहा जाता कि आपने वो चपाती की शेप में लाने के बाद उसको बेक मतलब तवे पे भी रख दिया और अब वो रोटी बन गई है, तो फिर आप वापस उसको पुरानी फॉर्म में नहीं ला सकते। लेकिन अभी हम यही मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर ये कहा गया है कि वो जो स्मॉल बॉल्स थी आटे की, आपने उसको बेलन से बेला, चपाती की शेप में आ गई, क्या उसको वापस उसको बॉल बना सकते हैं? वो केस अगर है तो फिर इसमें हम यस लिखेंगे कि हाँ, इस केस में ये रिवर्स किया जा सकता है, पुरानी फॉर्म में लाया जा सकता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस विद विच वी स्टार्टेड शोज दैट द चेंजेस वी ब्रॉट कैन बी रिवर्स, यानी कोई भी ऐसी चीज़ अगर उसमें चेंज हो गया है और अगर आप उसको वापस उसकी पुरानी फॉर्म में लेकर आ सकते हैं तो इसको हम रिवर्सेबल चेंज कहते हैं, यानी कि उस चीज़ को पुरानी फॉर्म में लाया जा सकता है। आइस पिघली, आइस सॉलिड थी, पिघल के पानी बन गई, उसको ठंडा कर दिया तो जम के वापस वो सॉलिड हो गई, इसका मतलब वो रिवर्स हो सकती है, वो रिवर्सेबल चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन आइस मेल्ट्स, जब आइस पिघलती है, इट कैन बी रीफ्रोजन इनटू आइस, तो उसको दोबारा से जमा के फिर आइस बनाया जा सकता है। सिमिलरली आगे देखिए, व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट कैन बी कंडेंस्ड बैक इनटू लिक्विड वाटर, यानी कि जब वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर गैसियस फॉर्म में आ जाता है, तो उस गैसियस फॉर्म को, यानी उस इवेपोरेट वाटर को, जब वो गैसियस फॉर्म में आ गया तो उस गैसियस फॉर्म वाले वाटर को जब आप कंडेंस करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड वाटर में आ जाता है। हाउएवर सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको आप वापस पुरानी फॉर्म में नहीं ला सकते। सिंस वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस बैक आफ्टर द चेंज, क्योंकि हम उसको पुरानी फॉर्म में उसकी, यानी जिस ओरिजिनल फॉर्म से हमने स्टार्ट किया था और चेंज लाए थे, पुरानी फॉर्म में नहीं ला सकते। इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज, वापस चेंज नहीं हो सकता, जो चेंज हो गया अब वो इरिवर्सिबल है, दोबारा पुरानी फॉर्म में नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, चॉप्ड वेजिटेबल्स, ये भी हमने देखा था ना टेबल में, आपने सब्जियां काट दी, वापस उसको पुरानी सब्जी की तरह थोड़े बना सकते हैं, वो तो कट गई तो कट गई। कैन नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल साइज एंड शेप, उसको आप पुरानी साइज पुरानी शेप में नहीं ला सकते। एंड मेकिंग पॉपकॉर्न कैन नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, अब आप कॉर्न लेकर आए, उसको गर्म किया, पॉपकॉर्न बना लिया, क्या वापस उससे कॉर्न बना सकते हो? नहीं बना सकते। ये सब कौन से चेंज हो रहे हैं? इरिवर्सेबल, यानी ये अब आप पुरानी फॉर्म में नहीं ला सकते हो। जो चेंज पुरानी फॉर्म में आ जाए वो रिवर्सेबल होते हैं, जो पुरानी फॉर्म में नहीं आ सकते वो इरिवर्सेबल होते हैं। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड इनटू दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड एंड दोज दैट कैन नॉट बी रिवर्स, तो हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं उनको हम इस तरीके से ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक तो वो ग्रुप हो गया जिसमें ऐसे चेंजेस है जो कि रिवर्स हो सकते हैं, पुरानी फॉर्म में आ सकते हैं, और दूसरे ऐसे हो जाएंगे विच कैन नॉट बी रिवर्स, जिनको आप पुरानी फॉर्म में नहीं ला सकते। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या दिया गया है, आर ऑल चेंजेस डिज़ायरेबल, यानी कि जितने भी चेंजेस हमने देखे, जो ये चेंजेस होते हैं हमारे आसपास, क्या ये सब अच्छे होते हैं, यूज़फुल होते हैं? अब हमें इसके बारे में पता करना है कि क्या सभी चेंजेस यूज़फुल होते हैं या कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो अच्छे नहीं होते, हमारे लिए ख़राब होते हैं, यूज़फुल नहीं होते। देखिए, मैनी यूज़फुल चेंजेस हैपन इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे यूज़फुल चेंजेस होते हैं, यानी जो हमारे अच्छे के लिए होते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, अब आप दूध से कर्ड बनाते हैं, ये एक अच्छा चेंज है हमारे लिए। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट का पकना, फ्रूट पकेगा तभी तो फिर उसको बाद में खाया जाता है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा होता है।
कटिंग ऑफ फ्रूट्स, अब हम फ्रूट काटते हैं, ये भी तो एक तरह का चेंज ही हो रहा है, उसमें फ्रूट काट दिया, शेप और साइज़ बदल गया, तो फ्रूट काट के ही तो हम खाते हैं, ये भी डिज़ायरेबल चेंज है यानी यूज़फुल चेंज है। एंड कुकिंग ऑफ फूड, अब आप फूड को कुक करते हैं तो उसमें भी फिर केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि ये चेंज भी हमारे लिए अच्छा है, फूड कुक करेंगे तभी तो खाएंगे आप। तो ये सारे चेंजेस जो अभी हमने देखे ये तो अच्छे चेंज है, यानी कि डिज़ायरेबल चेंज है। अब आगे देखिए, ऑल दीज आर डिज़ायरेबल चेंजेस, यानी कि सारे अच्छे चेंजेस हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डिज़ायरेबल चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू, क्या आप अपने आसपास होने वाले कुछ और डिज़ायरेबल यानी यूज़फुल अच्छे चेंजेस को देख सकते हैं, ये उनके बारे में सोच सकते हैं, तो वो आपने सोचना है। अब आगे, ऑन दी अदर हैंड सम चेंजेस में बी अनडिज़ायरेबल, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, जो हम चाहते नहीं हैं कि हो लेकिन फिर भी होते हैं और ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते। कैसे? सच एज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि लोहे में जंग लग जाना, लोहा ख़राब हो जाता है, तो ये हमारे लिए अच्छा चेंज तो नहीं है। और द डीके ऑफ फूड ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज, खाना स्टोर करके रखा था, खाना ख़राब हो गया, सड़ गया या बासी हो गया, ये भी हमारे लिए अच्छा चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये हमने वो चेंज देखे जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं होते, अनडिज़ायरेबल होते हैं, ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। अब इस पॉइंट को ये यहाँ से यहाँ तक ज़रा ध्यान से समझिएगा। अ चेंज दैट इज़ अनडिज़ायरेबल इन सम सिचुएशंस मे बी डिज़ायरेबल इन अदर सिचुएशन, यानी कि कुछ सिचुएशन में जो हमें चेंजेस अनडिज़ायरेबल लगते हैं वही दूसरे केस में डिज़ायरेबल हो सकते हैं। जैसे आपने अपने खाने के लिए कुछ स्टोर करके खाना रखा था, वो थोड़े टाइम बाद ख़राब हो गया, आप कहोगे तो कितना ख़राब चेंज हुआ है, मेरा तो खाना ख़राब हो गया। लेकिन अगर आपको कंपोस्ट बनाना है, कंपोस्ट क्या होता है, जो कि ये खाना ख़राब हो गया, सड़ी गली चीज़ें हो गई, इनको खेतों में, खेत की मिट्टी में डाल दिया जाता है, जो उनके लिए फसलों की ग्रोथ के लिए, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो अगर आप अपने खाने की बात करें और वो बासी हो जाए, ख़राब हो जाए, तो आप कहेंगे अनडिज़ायरेबल चेंज है। लेकिन अगर आपके पास ख़राब सड़ा हुआ खाना पड़ा है और वो आप मिट्टी में डाल देते हैं तो वहाँ वो डिज़ायरेबल हो जाता है, वहाँ वो यूज़फुल बन जाता है। वही चीज़ तो यहाँ पर लिखी थी, अ चेंज दैट इज़ अनडिज़ायरेबल इन सम सिचुएशंस मे बी डिज़ायरेबल इन अदर सिचुएशन। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि अभी एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वही है। फॉर एग्जांपल, डीकम्पोजिशन ऑफ फूड कैन बी वेरी यूज़फुल इन कन्वर्टिंग फूड वेस्ट इनटू कंपोस्ट, यानी कि अगर किसी वजह से खाना ख़राब हो जाता है, डीकम्पोजिशन ऑफ फूड, खाना सड़ गया, खाना ख़राब हो गया, तो वो कंपोस्ट के रूप में यूज़फुल साबित हो सकता है। वही लिखे है ना, कैन बी वेरी यूज़फुल इन कन्वर्टिंग फूड वेस्ट इनटू कंपोस्ट। तो वो जो फूड वेस्ट है, वो जो ख़राब हो चुका जो खाना है, वही कंपोस्ट के रूप में मिट्टी में डालेंगे तो फिर वो अच्छे से काम करेगा। अब आगे देखिए, सम चेंजेस अकरिंग ओवर द ईयर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी कैन हैव अ लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ ऐसे चेंजेस पिछले कई सालों में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिनका कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी कि हमारे वातावरण पे, एनवायरनमेंट पे इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे चेंजेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आ रहे हैं। कैसे, वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल, द इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ फ्यूल्स इन कार्स, यानी कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कार में फ्यूल्स का। ठीक है, और कार में जो फ्यूल्स इतना डलता है और उसके बाद इतनी कार्स चलती है, कितना पोल्यूशन होता है, कितना CO2 निकलता है। ट्रेन्स में यूज़ होता है, एरोप्लेन्स में यूज़ होता है इन फ्यूल्स का, एट्सेट्रा। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया फ्यूल्स का कितनी जगह पे यूज़ होता है। इज़ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, यानी कि हीट बढ़ती जा रही है। अब आगे देखिए, ड्राइंग ऑफ पेंट ऑन वॉल्स, डोर्स, फर्नीचर एट्सेट्रा, जो आप वॉल्स पे पेंट लगाते हैं, डोर्स पे पेंट होता है, जो फर्नीचर पे पेंट होता है, ये भी हमारे लिए हानिकारक होता है। कैसे, रिलीजेज मैनी सब्सटेंसेस थ्रू इवेपोरेशन कॉजिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। देखिए यहाँ पर लिखा था ड्राइंग ऑफ पेंट ऑन वॉल्स, यानी कि जो पेंट आपने लगाया होता है ना, जब ये सूखता है तो उसकी वजह से भी काफ़ी बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इसकी इवेपोरेशन होती है इस पेंट की, और उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो एक तो हमने देखा कि फ्यूल्स की वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ये ह्यूमन एक्टिविटी हुई ना जिसकी वजह से एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। और ये जो हम इतना पेंट लगाते हैं, पेंट यूज़ करते हैं, इसकी वजह से भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बढ़ता है। अब इसके बाद देखिए, सम स्लो नेचुरल चेंजेस। अब हम कुछ ऐसे नेचुरल चेंजेस के बारे में देखने जा रहे हैं जो बहुत स्लो होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स का छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाना,
बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं ना, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनके अगर आप बॉटम पर देखेंगे तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूटे हुए नज़र आते हैं, उनके ढेर लग जाते हैं। इसको हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ के नीचे का जो पार्ट होगा ना, वहाँ पर आपको ये छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़े नज़र आएंगे। तो ये पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे बढ़ती है, कैसे टूटती है, वो सब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। हैव यू सीन हीप्स ऑफ सैंड, soil and stones lying at the base of mountains as shown in figure 5.10a। यानी कि क्या आपने कभी ये हीप ऑफ सैंड, हीप होता है ढेर, सैंड का ढेर, मिट्टी का ढेर या स्टोन्स का ढेर देखा है जो कि किसी माउंटेन के बेस पर होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, माउंटेन के बेस पर आपको ये पत्थरों के ढेर, छोटे छोटे, या मिट्टी के ढेर या रेत के ढेर आपको ये नज़र आते हैं। दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्स। हाउ हैव दीज फॉर्म, ये बनते कैसे हैं? These are formed by physical changes that break up large rocks into smaller pieces। ये बनते हैं फिजिकल चेंजेस की वजह से। और इन फिजिकल चेंजेस में क्या हो रहा होता है, इनमें जो बड़ी चट्टानें, बड़े पहाड़ टाइप होते हैं, बड़े पत्थर होते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज होते रहते हैं, फिजिकल चेंज होता है ये। टेम्परेचर, अब ये होते कैसे वो देखिए। टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, ये हम रीज़न देख रहे हैं कि इनके रीज़न क्या है। कि टेम्परेचर में जो चेंज होते हैं ना, कभी बहुत ठंड हो गई, कभी बहुत गर्मी हो गई, इससे भी ये वेदरिंग ऑफ रॉक, इससे भी ये जो छोटा छोटा टूटना है ये चलता रहता है। ग्रोइंग रूट्स ऑफ ट्रीज़, जो ये इन पहाड़ों पर जो ये पेड़ होते हैं, इनकी रूट्स बहुत ग्रो कर जाती है, पहाड़ों के चीरती हुई निकल जाती है, इससे भी ये आपके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। एंड इवन फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन क्रैक्स इन द रॉक्स कैन कोज दैम टू ब्रेक। और अगर जो आपके पहाड़ या बड़ी बड़ी चट्टानें, इनके बीच में जो क्रैक होते हैं, उनमें जो पानी होता है, जब ये पानी जम जाता है तो ये भी इन पत्थरों को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आगे देखिए। वाटर और केमिकल्स प्रेजेंट इन वाटर कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द रॉक्स एंड कोज केमिकल चेंजेस इन देयर कॉम्पोजिशन। यानी कि वाटर या फिर ऐसा वाटर जिसमें कि केमिकल हो, इन दोनों की ही बात हो रही है। वाटर या केमिकल वाला वाटर ये रिएक्ट करते हैं रॉक्स के साथ, और ये करते क्या है कि उन रॉक्स की जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है ना, उसी को चेंज कर देते हैं। यानी अगर आप पानी की बात करें या फिर केमिकल वाले पानी की बात करें, ये रॉक्स के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं और उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन को ही चेंज कर देते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ केमिकल चेंज इज़ शोन इन फिगर 5.10b। ये यहाँ पर दिखाया गया, ये आपको रेडिश सा नज़र आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये बेसोल्ट के बारे में बताया गया है। ये एक तरह की चट्टान कह सकते हैं जिसमें कि आयरन होता है काफ़ी। क्या होता है? आयरन। और जब ये आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसके अलावा पानी के साथ रिएक्ट करता है, जैसे हवा में बहुत नमी है, ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट कर करके इसमें रस्टिंग आ जाती है, जंग लग जाता है, और फिर आपको ये ब्राउनिश सा नज़र आने लगता है। तो यही तो यहाँ पर ऊपर यहाँ कहा गया था कि जो वाटर है या केमिकल वाला वाटर है वो इन रॉक्स के साथ रिएक्ट करके इनके साथ केमिकल चेंजेस ले आता है। यही हमने अभी देखा था, यहाँ पर केमिकल चेंज आया तभी तो यहाँ पे रस्टिंग हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बताया गया। ये जो चीज़ें मैंने अभी एक्सप्लेन करी इन्हीं के बारे में बताया गया। हेयर एन ओरिजिनली ब्लैक कलर्ड रॉक कॉल्ड बेसोल्ट। यहाँ पर ये ब्लैक कलर्ड रॉक था जिसको बेसोल्ट कहते हैं, जिसमें आयरन अच्छी मात्रा में मिलता है। विच कंटेन्स आयरन, जिसमें आयरन होता है। हैज़ केमिकली चेंज टू प्रोड्यूस अ रेड कलर्ड लेयर। इस पर ये रेडिश या ब्राउनिश से लेयर आनी शुरू हो गई। लेयर आपको दिखाई दे रही है। ये क्या हुआ? रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ। इसमें जो आयरन था उसका पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ और रस्टिंग हो गई। द रेड कलर इज़ अ रिजल्ट ऑफ द आयरन ऑक्साइड। ये रेड कलर कब बना? जब आयरन ऑक्साइड बना, जब आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ। ठीक है, ये चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में जब हमने रस्टिंग के बारे में समझा था। ठीक है, इस लाइन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। इस लाइन को, द रेड कलर इज़ अ रिजल्ट ऑफ द आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन द रॉक सरफेस वॉज एक्सपोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू वाटर और एयर कंटेनिंग वाटर वेपर। जब ये जो आपकी जो रॉक सरफेस था, यहाँ ये जो पत्थर था पूरा जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में था, जब ये काफ़ी समय तक हवा और पानी के संपर्क में रहा, उसके टच में रहा, और इसको वाटर वेपर भी इसके टच में आता रहा, तो उसकी वजह से ये आयरन ऑक्साइड में, इसमें जो आयरन था वो आयरन ऑक्साइड में चेंज हो गया, यानी कि इसकी रस्टिंग हो गई और फिर ये ऐसा रेडिश सा नज़र आने लगा। दीज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन रॉक्स
आर कलेक्टिवली कॉल्ड वेदरिंग। ये जो रॉक्स के अंदर जो ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एक साथ वेदरिंग कहते हैं। जब आप वेदरिंग ऑफ रॉक कहते हैं तो उसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों की बात होती है जो कि रॉक्स में आते हैं, विच इवेंचुअली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और फिर अल्टीमेटली इसी से मिट्टी बनती है, सॉइल बनती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इरोजन के बारे में। इरोजन क्या होता है? इरोजन का मतलब होता है कंकड़, पत्थर, मिट्टी, इन सब का बहकर अपनी जगह से कहीं और चले जाना। जब ये अपनी जगह से बहकर या किसी भी वजह से दूर चले जाते हैं तो उसको हम इरोजन कहते हैं, ठीक है। हैव यू नोटिस्ड फाइन सैंड कलेक्टिंग ऑन रिवर बेड्स और इन लेक्स? क्या आपने देखा है नदी के किनारे या लेक के किनारे बहुत ही फाइन सैंड आपको नज़र आती है, बारीक सी सैंड नज़र आती है। दिस सैंड इज़ फॉर्म्ड, ये सैंड कब बनती है? व्हेन रॉक पेबल्स, सॉइल एंड सेडिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन एंड मूव्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड एंड फ्लोइंग वाटर। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसको हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। दिस सैंड इज़ फॉर्म्ड, ये सैंड कब बनती है? व्हेन रॉक पेबल्स, जब ये कंकड़ पत्थर, सॉइल यानी मिट्टी, और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में भी ऊपर पढ़ा था, आर ब्रोकन डाउन, जब ये टूटते रहते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होते रहते हैं, एंड मूव्ड, और उसके बाद ये मूव हो जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय नेचुरल फोर्सेस, किन के द्वारा? विंड के द्वारा और फ्लोइंग वाटर के द्वारा। यानी कि बहुत तेज़ बारिश आई या बाढ़ आई और वो एक जगह के कंकड़ पत्थर को, मिट्टी को, वहाँ के सेडिमेंट्स को बहाकर दूसरी जगह ले गई, हटा के कहीं और ले गई, इसको हम इरोजन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन। यानी कि कंकड़, पत्थर, मिट्टी, सेडिमेंट्स, इन सब का अपनी जगह से बहकर दूसरी जगह पहुँच जाना, इसको हम इरोजन कहते हैं। अब उसके बाद देखिए, इरोजन ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। जब लैंडस्लाइड होता है, पहाड़ों में लैंडस्लाइड होता है ना, पहाड़ गिरने लगते हैं, मिट्टी गिरने लगती है, ये जो एग्जांपल है फिजिकल चेंज का एग्जांपल है कि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है और जो पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं और अपनी जगह से हट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, रिवर रॉक्स, नदियों में जो पत्थर हो आपने कभी देखे होंगे, एंड पेबल्स, कंकड़ पत्थर या बड़े बड़े पत्थर भी आपने देखे होंगे नदियों में अगर कभी, ऑफन अपीयर स्मूदर ड्यू टू द कॉन्स्टेंट इरोजन कोस्ड बाय द फ्लोइंग वाटर। नदी का पानी लगातार बहता रहता है तो कभी नदी के पत्थर को देखेगा बड़ा स्मूथ नज़र आता है क्योंकि उस पर लगातार उसका फ्लो टकराता रहता है पानी का, ठीक है। व्हेन द स्पीड ऑफ द वाटर और विंड डिक्रीजेज, जब वाटर की स्पीड या विंड की स्पीड कम हो जाती है, कहाँ पर? सच एज इन ओशन और अ लेक। अब आप ओशन देखिए, नदी तो बहती रहती है, नदी का पानी बहता है, ठीक है, लेकिन अगर आप बात करेंगे ओशन की और लेक की तो वहाँ पर पानी का फ्लो वैसा नहीं होता, तो वहाँ पर एक ठहराव होता है पानी में, ठीक है, स्पीड कम हो जाती है पानी की। तो उसमें क्या होता है? द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग एरोजन सेटल्स डाउन एट द बॉटम। तो जो भी एरोजन के द्वारा जो भी मटेरियल यहाँ पर आया था नदी में या ओशन में, वो एक जगह पे सेट हो जाता है, नीचे जाके बॉटम पे बैठ जाता है। दीज सेडिमेंट्स हार्डन ओवर टाइम, समय के साथ फिर ये पक्के होते जाते हैं, हार्ड होते जाते हैं, जो नीचे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, सेडिमेंट्स नीचे इकट्ठे होते रहते हैं ओशन में और लेक में, एंड बिकम न्यू रॉक, और फिर ये नए रॉक, नई चट्टानें बन जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और ये ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि हज़ारों सालों में होते हैं और इनको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो वैसे तो यहाँ पर ये चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमें इस चैप्टर की समरी दी गई है, ज़रा उसको रीड कर लेते हैं। अ फिजिकल चेंज इज़ वन इन विच अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट undergoes a change in its physical properties and no new substance is formed। ये पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं चैप्टर में आपको। आगे, a chemical change is one in which one or more new substances are formed। ये भी हम आपको बता चुके हैं। It involves a chemical reaction and can be represented by a chemical equation। ये सब हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर combustion, cooking and rusting are example of chemical changes, ये सब भी बता चुके हैं। फिर substances that undergo combustion are combustible substances, ये भी बताया था हमने आपको। heat and or light are given out during combustion, ये भी क्लियर किया था। उसके बाद the lowest temperature at which a substance can catch fire is called its ignition temperature, ये भी बताया था। some changes can be reversed and some can not, ये भी बता दिया था हमने आपको। अगला पॉइंट क्या है? some changes are desirable and some are not, ये भी क्लियर किया था। उसके बाद रॉक्स अंडरगो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ड्यू टू वेदरिंग टू फॉर्म सॉइल, ये भी हमने आपको बताया था। और लास्ट पॉइंट क्या है?
इरोजन कोस्ड बाय फ्लोइंग वाटर, इरोजन फ्लोइंग वाटर के द्वारा होता है, ये भी बताया था हमने आपको। एंड विंड, और विंड के द्वारा भी होता है। इज़ अ फिजिकल चेंज, और ये एक फिजिकल चेंज है, ये भी बताया था। यानी कि पानी और विंड के द्वारा जो ये इरोजन होता है ये फिजिकल चेंज होता है। ये सब चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।